Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to cover your November 2023 की RTP. इस क्लास में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके RTP में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस क्लास को हम 40 से लेकर 45 मिनट में खत्म कर दें। अगर ये क्लास एक्सटेंड हुई तो भी 1 घंटे से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। इतनी लंबी भी ये क्लास इस वजह से चलेगी क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ाते वक्त साथ साथ में जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी हम डिस्कशन करते जाएं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है आपकी आरटीपी का, उसमें अमेंडमेंट्स है। वो अमेंडमेंट्स आपकी मोस्टली सेम है मई 2023 वाली, तो एज सच कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसमें नहीं है जो मुझे डिस्कस करनी चाहिए। जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इस क्लास में वो है आपके आरटीपी के 25 क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव तो ऐसा होना चाहिए, प्रूडेंट अप्रोच तो ऐसा होना चाहिए कि आप कम से कम पिछले 5 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज और एमटीपीज देकर जाओ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट है, जैसे कि इसमें क्या होगा आपका नवंबर 2023, तो आप नवंबर 2023 की आरटीपी तो एटलीस्ट देखकर जाओ, सुनकर जाओ, इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ के जाओ। ठीक है, तो आपको भले ही ये क्वेश्चन आपने देखे हैं, कभी सुने हैं, खुद से पढ़े हैं, आपको आता है नहीं आता है, आप स्किप नहीं करोगे, आप सुनोगे। राइट, सो हम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी केस स्टडी। क्या कहती है ये केस स्टडी? रेनबो नॉन बैंक लिमिटेड इज अ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। रेनबो नॉन बैंक लिमिटेड एक नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। बस इतना ध्यान रखो, ये एक एनबीएफसी है। ये एनबीएफसी जब तक कोविड नहीं आया था तब तक अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जब जैसे ही आपका पेंडेमिक आया, कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस हुई, कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई, आपकी इस एनबीएफसी ने ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसके कम हो गए, उसके डिक्रीज होना शुरू हो गए। क्वेश्चन कहता है कि आपकी एनबीएफसी के नेट ओन्ड फंड की पोजीशन दी हुई है पिछले 4 साल्स की। क्या क्या बोलते हैं उसके नेट ओन फंड्स कितने थे पिछले 4 साल्स में? फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में आपके नेट ओन फंड्स की यहाँ पे पोजीशन दी हुई है। इससे ज़्यादा आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में भी, आप इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करोगे। ये क्यों दिया है हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही वापस आके देखेंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है, Rainbow Non-Bank Limited appointed the Trithankra and Company as their statutory auditor for the financial year 2022-23। कंपनी ने 2022-23 के लिए त्रिथांकरा एंड कंपनी को अपना स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है। रेनबो नॉन बैंक वॉज इन्वॉल्व इन द रीफाइनेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग पेबल्स ऑफ अदर कंपनीज। ये जो आपकी एनबीएफसी है वो काम क्या करती है? जो आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं, अकाउंट पेबल्स होते हैं, उनकी रीफाइनेंसिंग करती है। रीफाइनेंसिंग करती है, इसको एक्सप्लेन भी किया है कि रीफाइनेंसिंग में वो काम क्या करती है। उसने लिखा है इसका काम है पेइंग टू द अकाउंट पेबल्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। जैसे आप फैक्टरिंग करते हो वैसे ही ये कंसेप्ट है। वो कहता है कि आपकी जो कंपनी है वो अकाउंट पेबल, जो आपके किसी कंपनी के अकाउंट्स पेबल शो हो रहे होंगे, उनको पे कर देती है उस कंपनी के बिहाफ पे जब भी उनकी ड्यू डेट आती है, और अलाउ करती है एडिशनल क्रेडिट पीरियड बाय चार्जिंग द इंटरेस्ट, और उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। राइट, तो अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो अगर मैं इन अ वे बोलूं तो हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये जो आपकी जो एनबीएफसी है अगर किसी कंपनी के बिहाफ पे उसके अकाउंट पेबल पे कर रही है, इसका मतलब अब जितने भी अमाउंट आपकी कंपनी ने पे किया, एनबीएफसी ने पे किया, उतना अमाउंट आपकी कंपनी को रिसीवेबल होगा। किससे? आपकी उस कंपनी से, उस एंटिटी से जिसके बिहाफ पे एनबीएफसी पे कर रही है। राइट, मैंने ये लाइन क्यों बोली आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। आगे क्वेश्चन कहता है, To test for the understatement in the existence or valuation of account payable, Mr. Abhinandan, who is the engagement partner, decided to test recorded and refinanced account payables on a sample basis। अब आपका मिस्टर अभिनंदन जो कि engagement partner है, इस engagement का engagement partner है, वो कंफर्ट लेना चाहता है existence और valuation। ये आपकी assertions होती हैं। इन assertions के बारे में हम essay नंबर 315 में पढ़ते हैं। existence का मतलब क्या होता है कि जो भी
जो भी बैलेंस आपकी मैनेजमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रही है, फॉर एग्जांपल मेरी मैनेजमेंट कहती है कि मेरे पास इतने के डेटर एग्जिस्ट करते हैं, या मेरी मैनेजमेंट कहती है मेरे पास 2 लाख की इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, तो जब मेरा ऑडिटर आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट लेता है तो इसका मतलब है वो इस चीज के ऊपर कंफर्ट ले रहा है कि जो इन्वेंट्री 2 लाख की आपकी मैनेजमेंट बोल रही है वो एक्चुअल में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी एसेट, जो भी लायबिलिटी सॉरी आपकी मैनेजमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रही है, उसकी जो जिस वैल्यू पे दिखा रही है वो वैल्यू एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो जो मिस्टर अभिनंदन है जो कि एंगेजमेंट पार्टनर है, जब वो इन दो असर्शन दैट इज एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन के ऊपर कंफर्ट ले रहा है, किसके ऊपर? अकाउंट पेबल के ऊपर, और क्वेश्चन कह रहा है अंडर स्टेटमेंट के रिलेशन में, जबकि ये गलत बात लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। क्योंकि जो आपकी मैनेजमेंट है वो इनकी ओवर स्टेटमेंट कर सकती है। मतलब देखो, जो उसने रीफाइनेंसिंग करी है तो जो भी अमाउंट उसको रिसीवेबल होगा, तो अगर आपका ऑडिटर जब कंफर्ट ले रहा है इन 2 असर्शन के ऊपर, तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा वो उसको कंफर्ट देंगे इन अमाउंट की, इन असर्शंस के ओवर स्टेटमेंट के ऊपर, ना कि अंडर स्टेटमेंट के ऊपर। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बोला आपने। अब समझो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान लो आपकी एंटिटी के पास 2 लाख की इन्वेंट्री शो हो रही है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसका मतलब क्या है कि आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि मेरे पास 2 लाख की इन्वेंट्री है। तो जब आपका ऑडिटर इस असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेता है तो क्या वो चेक करता है कि ये 2 लाख की इन्वेंट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इन्वेंट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती और आपकी मैनेजमेंट ने झूठी मूठी यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री डाली हुई है, या फिर मैनेजमेंट कहती है मेरे पास 2 लाख की इन्वेंट्री है बट एक्चुअल में सिर्फ 1 ही लाख की इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे मैनिपुलेशन क्या हो सकती है? ओवर स्टेटमेंट। तो जब आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू टेक द कंफर्ट ओवर एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन, वहां पे उसको कंफर्ट किसके ऊपर मिलेगा? ओवर स्टेटमेंट के ऊपर, कि कहीं आपकी मैनेजमेंट ने अपनी एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज को ओवर स्टेट तो नहीं किया हुआ। मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया कि जब उसने रीफाइनेंसिंग करी होगी इन अकाउंट्स पेबल की, तो इसका मतलब आपकी कंपनी को, आपकी एनबीएफसी को उस एंटिटी से पैसे लेने हैं, तो ये भी क्या होंगे? उसके रिसीवेबल्स होंगे। तो कहीं आपकी एंटिटी ने, आपकी कंपनी ने इसको ओवर स्टेट तो नहीं किया। तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर परफॉर्म करेगा वो उसको कंफर्ट देगा ओवर स्टेटमेंट के ऊपर, ना कि अंडर स्टेटमेंट के ऊपर, राइट? अब इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ो। कहता है मिस्टर अभिनंदन हु इज द एंगेजमेंट पार्टनर, ही डिसाइडेड टू टेस्ट रिकॉर्डेड एंड रीफाइनेंस्ड अकाउंट पेबल्स ऑन अ सैंपल बेसिस। उसने बोला कि आपका ऑडिटर इन असर्शंस के ऊपर कंफर्ट लेना चाहता है, इसलिए उसने सैंपलिंग करना शुरू किया। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू वेरीफाई रीफाइनेंस्ड अकाउंट पेबल, और ये जो आपके रीफाइनेंस्ड अकाउंट पेबल्स थे इनको वेरीफाई करने के लिए उसने क्या किया? जो भी कॉन्ट्रैक्ट, अब आपकी एनबीएफसी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा उस एंटिटी के साथ जिसके अकाउंट पेबल की रीफाइनेंसिंग ये कर रही है, तो उस केस में कह रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसके टर्म्स को उसने वेरीफाई करना शुरू कर दिया। मिस्टर अभिनंदन को कोई भी गलती नहीं मिली, लेकिन उसको कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं मिली। अभी तक ये सिचुएशन है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? While performing the audit procedures in the month of March 2023 itself, मार्च 2023 में जब आपका ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था, उसने नोटिस किया कि जो सीनियर सेल्स मैनेजर है आपकी एनबीएफसी का, उसने अग्री किया है, क्या अग्री किया है? कि जो ओपेल स्टोन्स इंडिया लिमिटेड है, ये कोई कंपनी है, उसके अकाउंट पेबल को रीफाइनेंस करने के लिए उसने अग्री किया है। लेकिन इशू ये हुआ है यहाँ पे कि उसने इस पेमेंट को किसके अकाउंट में ना डलवाकर, ओपेल स्टोन्स इंडिया लिमिटेड के अकाउंट में ना डलवाकर, उनके अकाउंट पेबल को ना पे करके इस पैसे को कहां पे ट्रांसफर कर लिया है? अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। द मैटर वॉज फ्लैग्ड बाई हिम टू द ऑडिट कमिटी। उसको जब ऐसा पता लगा कि मैनिपुलेशन हुई है, उसने इस मैटर को किसको बताया? ऑडिट कमिटी को बताया। एंड अमाउंट वॉज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। बाद में आपके इस सीनियर सेल्स मैनेजर से पैसा रिकवर कर लिया गया। ड्यू टू दिस ओपेल स्टोन्स लिमिटेड हैड टू पे एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 4 करोड़ ओवर एंड
over an amount of account payable of 25 करोड़ which was embezzled by senior sales manager। कहता है कि पे तो उनको 25 करोड़ रुपए करने थे, लेकिन इस मैनिपुलेशन की वजह से उनको 4 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो कितने का फ्रॉड हुआ है यहाँ पे? 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। उसके बाद कहता है एज ओपल स्टोन्स लिमिटेड हैड टू शेल आउट एक्स्ट्रा फंड्स ड्यू टू अबव इट वाज प्रपोजिंग टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी। कहता है कि अब आपकी जो ये कंपनी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उनको 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े। इस वजह से कंपनी सोच रही है कि आपकी एनबीएफसी के ऊपर वो केस डालेगी। हाउएवर नेगोशिएशन वर स्टिल गोइंग बिटवीन टू कंपनीज, लेकिन ओपल लिमिटेड और आपकी एनबीएफसी के बीच में अभी नेगोशिएशन चल रही है इन ऑर्डर टू सेटल द मैटर। लेकिन ऐसी नेगोशिएशन चल रही है, अब इसका इफेक्ट बहुत मटेरियल हो सकता है, राइट? क्योंकि हो सकता है कि अगर सूट डाला गया है तो एक आपका जो कोर्ट का ऑर्डर आए जिसकी वजह से आपको एक ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो आपकी मैनेजमेंट को, आपकी एनबीएफसी की मैनेजमेंट को इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए। कहां पे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसने कोई भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है। फिर कहता है नो अदर ऑब्जर्वेशंस वर आइडेंटिफाइड बाय योर मिस्टर अभिनंदन। एंगेजमेंट पार्टनर को इसके अलावा कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं मिली। ही इज कंसिडरिंग टू एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। बेवकूफ फिर भी कह रहा है मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। इन दिस अबव सिचुएशन he has also approached EQCR, that is engagement quality control reviewer। इसको आप कहां पे पढ़ते हो? SQC 1 और SC नंबर 220 में ये आता है। उसने EQCR को अप्रोच किया कि टू रिव्यू दी वर्किंग पेपर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि EQCR को बोला कि ये मेरे वर्किंग पेपर्स हैं, ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इनको चेक कर लो। ठीक है, तो ये आपका पूरी की पूरी केस स्टडी थी। अब आपको देने हैं केस स्टडी के जवाब। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाइल रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स ऑफ मिस्टर अभिनंदन, जब आपके EQCR को मिस्टर अभिनंदन जो कि आपका एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्या मिले? वर्किंग पेपर्स मिले। द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आइडेंटिफाइड द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलोड टू टेस्ट फॉर द अंडरस्टेटमेंट इन द एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशंस ऑफ अकाउंटिंग पेबल रीफाइनेंस्ड इज नॉट रेलिवेंट। उसने बोला कि ये जो आपने अंडरस्टेटमेंट को चेक करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूं जो ऑडिट प्रोसीजर्स आपके ऑडिटर ने परफॉर्म कर रहे हैं उसको ओवर स्टेटमेंट के ऊपर कंफर्ट मिलेगा, ना कि अंडरस्टेटमेंट के ऊपर। तो EQCR बिल्कुल सही कह रहा है। आगे कहता है क्वेश्चन, हाउएवर मिस्टर अभिनंदन डिड नॉट अंडरस्टैंड द कमेंट प्रोवाइडेड बाय EQCR। मिस्टर अभिनंदन को समझ में नहीं आया EQCR ने क्या बोल दिया। उसके बाद कहता है काइंडली गाइड द मिस्टर अभिनंदन। अब आपको मिस्टर अभिनंदन को बताना है कि सही अप्रोच क्या है। पहला ऑप्शन है relevance deals with the logical connection with or bearing upon the purpose of audit procedures and where appropriate the assertions under consideration। इसने सिर्फ relevance का मतलब बताया है कि हम कब किस चीज को कहते हैं कि ये चीज मेरे लिए relevant है। हम ऑडिट में कब ये बोलेंगे कि ये ऑडिट प्रोसीजर्स relevant है? जब जो भी हम जिस भी चीज के ऊपर कंफर्ट ले रहे हैं अगर उसको हम उस असर्शन से कनेक्ट करके देखें, अगर मुझे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मिल रही है, अगर मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं तो मैं बोल दूंगी वो क्या है? रेलिवेंट है। इन दी करंट केस, इस सिचुएशन में क्या हुआ? टेस्टिंग अकाउंटिंग पेबल बाय फॉलोइंग स्टेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स विल रेलिवेंट फॉर द टेस्टिंग the overstatement in the existence or valuations of accounting payable and not their understatement। तो यहां पे क्या होगा? overstatement के ऊपर आप कंफर्ट ले पाओगे, ना कि अंडरस्टेटमेंट के ऊपर। सो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बनता है, राइट? और कौन सा अप्रोच सही था? यही चीज आपकी सही है। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहता है? रेलिवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शंस विद द बियरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड वेयर एप्रोप्रिएट असर्शंस अपॉन कंसिडरेशन। यहां तक तो सही लिखा है। आगे कहता है इन द करंट केस टेस्टिंग अकाउंट पेबल विल नॉट गिव कंफर्ट ऑन द कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन बट ऑन द एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है, एग्जिस्टेंस के ऊपर कंफर्ट मिलेगा उसको, लेकिन ओवर स्टेटमेंट के बैलेंस के ऊपर कंफर्ट मिलेगा, अंडरस्टेटमेंट के ऊपर नहीं। तो ये गलत है। आगे लिखा है द रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन में बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस एंड देयरफॉर ऑफ द ऑडिट एविडेंस इटसेल्फ इट इज, कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है। आगे कहता है रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज्ड व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट। इस बात की तो कोई रेलिवेंस ही नहीं है। वो तो हमें भी पता है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट सोर्स से लोगे, थर्ड पार्टी से लोगे तो वो रेलिवेंस ज्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या हमें ये बोल रहा है? वो रेलिवेंस ज्यादा नहीं होगा बल्कि वो रिलायबल ज्यादा होगा।
ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा बनता है, फर्स्ट आपका आंसर इसमें बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ मिस्टर अभिनंदन वर्किंग पेपर्स, जब आपका EQCR उसके वर्किंग पेपर्स को चेक कर रहा था, उस टाइम पे ही ऑब्जर्व दैट NBFC's परफॉर्मेंस वाज सब पार विद द नेट ओन्ड फंड स्टैंडिंग एट 2.5 करोड़ एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। वो कहता है कि जैसे कि जब उसने वर्किंग पेपर्स चेक करे उसको पता लगा कि उसकी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के नेट ऑन फंड कितने हैं, 2.5 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो सब पार है। सब पार का मतलब उससे कम है, रिलेटिवली कम है अगर हम उसकी नेट ऑन कैपिटल देखें तो। द EQCR बिलीव्ड दैट मिस्टर अभिनंदन वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड द नेट ओन फंड इन द ऑडिटर्स सर्टिफिकेट फॉर द ईयर एंड। और EQCR ये कह रहा है कि आपको नेट ओन फंड के ऊपर क्या देना चाहिए, एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही कह रहा है ये आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। फिर कहता है हाउएवर मिस्टर अभिनंदन इस चीज से भी अग्री नहीं कर रहा है। कैन यू प्लीज प्रोवाइड अ गाइडेंस, आपको क्या करना है, इसको गाइड करना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, एवरी NBFC इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर दैट इज इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ NBFC रिक्वायरिंग इट टू होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट इज एलिजिबल टू होल्ड इट। मैंने आपको जब NBFC का जो चैप्टर करवाया उसमें जो आपका लास्ट वाला पोर्शन है, जब उसमें आपका ऑडिटर रिपोर्ट देता है तो उस केस में हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मेंशन करता है तो वो यही मेंशन करता है कि जो आपकी NBFC के ऊपर नेट ओन्ड फंड की एलिजिबिलिटी लगती है सेक्शन नंबर 3 में, क्या आपकी NBFC उस एलिजिबिलिटी को मीट कर रही है और वो कंटिन्यू कर रही है टू मीट, तो उसको देना पड़ता है ये सर्टिफिकेट, उसको अपनी रिपोर्ट में देना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर कहता है विद रेफरेंस टू द पोजीशन एज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 इट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। यस, इट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना, बहुत ही गलत लिखा हुआ है, किसी में कुछ गलत होगा, किसी में कुछ गलत होगा। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है रिगार्डिंग द इशू इन्वॉल्विंग द एम्बेजलमेंट बाय सीनियर सेल्स मैनेजर, जो उसने 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, क्या अप्रोप्रिएट कंप्लायंस एक्शन होता, मतलब आपके एंगेजमेंट पार्टनर को इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए थी। तो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर एक फ्रॉड में इन्वॉल्व है जिसका अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, चाहे वो फ्रॉड आपका एक्चुअल फ्रॉड है चाहे वो सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 टू बी रेड विद रूल 13 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 कहता है कि सबसे पहले तो उसकी रिपोर्टिंग किसको करेगा, ऑडिट कमेटी को, और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करनी है। तो आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसमें चूज करना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है एज पर नंबर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब 92 किससे डील करता है, एनुअल रिटर्न से डील करता है। एनुअल रिटर्न है, पता नहीं एनुअल रिपोर्ट है। फिर कहता है एवरी ऑडिटर शेल प्रिपेयर अ रिटर्न, रिटर्न है तो कहता है हर एक ऑडिटर को एक रिटर्न प्रिपेयर करनी चाहिए इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एज, ये यार ये क्या लिखा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग की, तो सेक्शन लगेगा 143 सबसेक्शन 12, वो बताओ कहाँ पे लिखा है। बी ऑप्शन कहता है एज पर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू बी रेड विद द रूल 13 इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड विच इन्वॉल्व्स या फिर एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व an amount of rupees 1 crore above is being or has been committed against the company by its officer, the auditor will report the matter to the central government। तो किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लिखना है, तो आगे ही पढ़ लेते हैं। तो अगले में गलत क्या है, 10 करोड़ एंड अबव लिखा हुआ है अमाउंट, तो ये गलत है। फिर कहता है सेक्शन नंबर 92, तो इसको काट ही दो। तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर कौन सा बनता है, सी बनता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए फिर तो बात ही क्या। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसिडरिंग दी ओवरऑल मटेरियलिटी ऑफ 2 करोड़ रुपए, अगर हम मान ले कि जो आपके ऑडिटर ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल के लिए मटेरियलिटी फिक्स करी है अंडर एसए नंबर 320, वो कितनी करी है, 2 करोड़ रुपए की करी है। EQCR बिलीव्स दैट मिस्टर अभिनंदन शुड नॉट इशू एन अनमोडिफाइड ओपिनियन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि अगर तुम 2 करोड़ रुपए की मटेरियलिटी लेवल सेट कर रहे हो, फ्रॉड है तुम्हारा, 4 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर तुमने दिया नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो केस फाइल किया है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, बिल्कुल तुम्हें क्या इशू करना चाहिए, अपना एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। यहाँ पे अनमोडिफाइड ओपिनियन तुम इशू नहीं करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन अनमोडिफाइड ओपिनियन, देखो तो अनमोडिफाइड ओपिनियन तो उसको देना ही नहीं है, तो इसको काट दो, क्यों, अगर उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया तो
देना ही नहीं है। आगे कहता है इफ देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिलेट टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, कहता है कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसी है, किस वजह से है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए था आपने उस डिस्क्लोजर को नहीं दिया, तो ऑडिटर को इस मैटर को सबसे पहले वो किसको डिस्क्लोज करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, और जो भी अगर उस नॉन डिस्क्लोजर का इफेक्ट मटेरियल है और परसुएसिव नहीं है तो ऑडिटर क्या इशू करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। अगर मटेरियल है और परसुएसिव भी है तो क्या इशू करेगा, एडवर्स ओपिनियन इशू करेगा। तो ये लाइन उसने बिल्कुल सही लिखी। आगे देख लेते क्या कहता है, व्हेन इवेलुएटिंग द आउटकम ऑफ लिटिगेशन द ऑडिटर शुड रिकॉर्ड द ऑडिट रिपोर्ट द इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजमेंट। अभी कहानी है ये। फिर कहता है इफ द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड, मैंने बोला वो एक्सप्रेस्ड कर ही नहीं सकता अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो जहां पे लिखा कि अगर उसने एक्सप्रेस किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो स्टेटमेंट ही गलत है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, इसका बी बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है ऑन नोटिसिंग द इशू, जैसे ही आपके मिस्टर अभिनंदन को फ्रॉड के बारे में पता लगा कि 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, उसने किसको रिपोर्ट किया, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट किया, 2 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट किया है, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा रूल नंबर 13 टू बी सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 12 टू बी रेड विद द रूल 13 में ऐसे लिखा है। और वो उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था कि मुझे 45 डेज हो गए। वहां पे प्रोविजन है कि आप सबसे पहले किसको बताओगे, 2 दिन के अंदर आपको बोर्ड या ऑडिट कमेटी, एज द केस में भी, मतलब अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती तो सबसे पहले आप ऑडिट कमेटी को इंटीमेट करते हो। तो कहता है कि आपने 2 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी को बताना है और उसके बाद आप 45 डेज तक आपको वेट करना है कि उनका रिप्लाई आएगा। अगर रिप्लाई नहीं देती आपकी ऑडिट कमेटी, उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई भी जवाब नहीं आता है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना है कि मैंने इस मैटर को सबसे पहले किसको बताया, ऑडिट कमेटी को बताया, ये फ्रॉड था, पर ऑडिट कमेटी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राइट, अगर रिप्लाई आ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर भी इंटीमेट करना है, और इंटीमेशन जब आप दोगे तो जो भी रिप्लाई आपकी ऑडिट कमेटी ने दिया है उस रिप्लाई के साथ आप इंटीमेट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन में। अब कहता है कि हाउएवर ऑडिट कमेटी या मैनेजमेंट ने कुछ भी रिप्लाई दिया नहीं, उसने तो 2 दिन के अंदर बता दिया ऑडिट कमेटी को, लेकिन ऑडिट कमेटी का सामने से कोई जवाब नहीं आया, 45 दिन एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। काइंडली गाइड, अब बताओ ऑडिटर को करना क्या है, आप ये बताओ। मैं आपको बता चुकी हूं, ऑडिटर को इस मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, इस बात के साथ रिपोर्ट करना है कि मैंने सबसे पहले इस मैटर को किसको बताया था, ऑडिट कमेटी को बताया था, पर ऑडिट कमेटी ने 45 डेज एक्सपायर हो गए, इसके अंदर भी कोई जवाब नहीं दिया है। राइट, फिर कहता है इन केस ऑडिटर फेल्स टू गेट एनी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बोर्ड और द ऑडिट कमेटी विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 45 डेज ही शैल वेट। अरे यार, वो पागल थोड़ी है कि तो 45 दिन तुमने पहले वेट करवाया, उसके बाद वो 45 दिन और वेट करेगा, नहीं। फिर कहता है कि इन केस ऑडिटर फेल्स टू गेट एन रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बोर्ड और ऑडिट कमेटी विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 45 डेज ही शैल रिपोर्ट द मैटर्स टू द शेयर होल्डर्स। अभी बताया किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर कहता है कि तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मैटर को रिपोर्ट कर दोगे, यही बात जो मैंने आपको बोली, उसके साथ तुम जो भी तुम्हारा फ्रॉड था उसकी डिटेल भेजोगे, साथ साथ में इस बात को भी भेजोगे कि मैंने इस मैटर को सबसे पहले किसको बताया था, ऑडिट कमेटी को बताया था, मैंने 45 डेज तक वेट किया, मुझे कोई भी रिप्लाई उनसे नहीं मिला। इस बात को आप साथ में इंक्लूड करोगे। राइट, तो आपका आंसर इसमें बनेगा सी आंसर बनेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपकी केस स्टडी खत्म होती है और अब आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज शुरू होते हैं। 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, यू आर दी, मुझे इसके लिए लगेगी कैलकुलेटर, सो गिव मी 2 मिनट्स। ओके, क्या कहता है, यू आर द टैक्स ऑडिटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो किसी फर्म की। नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख, अराइव्ड एट आफ्टर debiting all of the expenditures including the salaries to the partners. The partnership deed of the firm stipulate the payment of the salary to the working partners as under. वो कहता है कि आपकी नेट प्रॉफिट है फर्म के कितने, 15 लाख रुपए के हैं, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन आपने 15 लाख कब कैलकुलेट करे हैं, आफ्टर प्रोवाइडिंग द सैलरी फॉर योर पार्टनर। पार्टनर्स की सैलरी दी है, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। सैलरी, अच्छा जो देखने वाली बात है, वो देखने वाली बात क्या है, ये सैलरी पर मंथ है। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है, इसको तुम पर एनम मान लेते हो, पता नहीं क्या कैलकुलेट करके आते हो। तो सैलरी क्या है, पर मंथ है। तो मतलब अगर पर एनम निकालूं तो इस भाई की सैलरी क्या हो जाएगी, ये चलना क्यों बंद हो गया है, ये अपने आप से सदमे में चला गया, सो जाता है ये भी पढ़ते पढ़ते।
तो पार्टनर ए की सैलरी कितनी होगी, अगर सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए है तो टोटल कितनी होगी 12 लाख रुपए। पार्टनर बी की भी कितनी होगी 12 लाख रुपए, और इसकी कितनी होगी 6 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विच इज द करेक्ट रिगार्डिंग रिपोर्टिंग अंडर फॉर्म 3CB या 3CD ऑन ई फाइलिंग द पोर्टल। सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि आपको कितना अमाउंट आपको रिपोर्ट करना है फॉर्म 3CD में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो प्रोविजन सुन लो, सबसे पहले प्रोविजन क्या है। आप ना क्लोज नंबर 21 में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उस इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर की। कौन सा इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर, सेक्शन नंबर 40B और सेक्शन नंबर 40BA। ठीक है, तो हम जो डील कर रहे हैं 40BA को काटते हैं, 40B से हम डील कर रहे हैं। मतलब जितनी आपको अलाउड होती है सैलरी सेक्शन के अकॉर्डिंग, उतना ही आपको खर्चा अलाउड होता है। मतलब अगर आप उतनी ही डेबिट करते हो उतना ही अलाउड होता है, उसके एक्सेस आपको डिस अलाउड हो जाती है वो सैलरी, अगर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली है, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। CA फाइनल के टैक्स में पढ़ते हो आप ये चीज़। तो कितनी अलाउड है, सेक्शन की प्रोविजन कहती है ऑन फर्स्ट 3 लाख, मतलब जो भी आपके 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मैं बात कर रही हूँ बुक प्रॉफिट की, तो जो भी आपका, ऐसा सेक्शन नंबर 40B कहता है कि जो भी 40B ऑफ व्हाट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, कि जो भी आपके बुक प्रॉफिट होंगे उसके पहले 3 लाख पे कितना अलाउड होगा, 1.5 लाख, दैट इज 1,50,000, और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मतलब 3 लाख, 3 लाख विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे कितना बनेगा 1.5 लाख और 2,70,000। तो यहाँ पे हायर अमाउंट क्या बन रहा है, हायर अमाउंट बन रहा है 2,70,000 रुपये। तो एडमिसिबल खर्चा कितना होगा 2,70,000 रुपये। अभी सुनो, टोटल प्रॉफिट है कितना 15 लाख रुपए का, लेकिन ये 15 लाख रुपए तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, बुक प्रॉफिट, मतलब जो भी तुमने ये सैलरी डेबिट करी हुई इसको ऐड बैक करो। तो 12 लाख ये, 12 लाख ये और 6 लाख ये। तो मैं कैलकुलेट करूँगी तो 15, 24 प्लस 6, 15, 24 प्लस 6, ये बनता है 45 लाख, दैट इज़ 45 लाख। 45 लाख में से 3 लाख तुम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हो। आई एम श्योर कि आपको कैलकुलेट करनी आती है, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। 45 अगर नहीं आती है, पहली बार दे रहे हो तो भी आ जाएगी, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कैलकुलेट करो, नहीं तो सेक्शन जाके एक बार चेक कर सकते हो। 45 में से आपने 3 लाख की कैलकुलेशन ऊपर कर ली है, 3 लाख के बुक प्रॉफिट को आपने कंसिडर कर लिया, रिमेनिंग कितना बचा 42 लाख। तो 42 लाख के ऊपर कितनी अलाउड होती है 60%। तो 42 लाख के ऊपर कितनी अलाउड होती है 60%। तो कितनी अलाउड है 25,20,000। तो टोटल एडमिसिबल खर्चा कितना हो गया अब आपका, जितना आप डेबिट कर सकते थे, ये हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे 27,90,000 रुपये। आपने कितना डेबिट करा हुआ है 12, 12, 24 और 6, 30 लाख रुपये। तो 30 आप कितना कर सकते थे सेक्शन के अकॉर्डिंग 27,90,000 रुपये, दैट इज 27,90,000। लेकिन आपने डेबिट कितना किया हुआ है 30 लाख रुपये। इसमें माइनस करना कितना आपने एक्स्ट्रा खर्चा डेबिट किया हुआ है, 30 लाख माइनस 27,90,000 रुपये, 2,10,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है। तो इसको आप रिपोर्ट करोगे, राइट। तो जो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है वहाँ पे आप डाल दो। कहता है कि कोई भी इनएडमिसिबल अकाउंट है ही नहीं है, 2,10,000 रुपये आपको शो करना है क्लोज 21C में। द पार्टनर सैलरी इज नॉट फुल्ली अलाउएबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है 2 लाख रुपये का, एंड दिस इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर इज टू बी रिपोर्टेड अंडर क्लोज नंबर 21C ऑफ फॉर्म 3CD। सो दिस इज योर आंसर, बाकी आप काट सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, CA विशुद्ध इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैविंग द 15 इन्वेंट्री लोकेशन इन द कंट्री। ठीक है, कहता है कि CA विशुद्ध जिस कंपनी का ऑडिटर है उसकी इन्वेंट्री 15 जगह पे पड़ी है इंडिया में, अलग अलग लोकेशन पे पड़ी है। इन व्यू ऑफ द मल्टीपल इन्वेंट्री लोकेशंस एंड लॉजिस्टिक इश्यूज इन्वॉल्व्ड, ही डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस ऑफ द कंपनी। कहता है 15 जगह पे उसकी इन्वेंट्री पड़ी है, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि अलग अलग जगह पे कौन जाएगा, इतना लॉजिस्टिक आएगा ये वो, उसने बोला कि मैं अटेंड ही नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है सर, देखने वाली बात ये है कि वो डिसाइड कर रहा है। आप मुझे बताओ वो कौन होता है डिसाइड करने वाला। जब आपके SA नंबर 501 ने
501 में जब हम पढ़ते हैं स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, वहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू इन्वेंट्री पढ़ते हैं। तो जब आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना पड़ता है इन्वेंट्री के ऊपर, उसकी वैल्यूएशन, उसकी कंडीशन के ऊपर, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन वहां पे फिर हमने कुछ सिचुएशंस भी देखी हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे आपका ऑडिटर कंफर्ट नहीं ले पाएगा। वो सिचुएशंस कौन सी थी कि जहां पे आपकी इन्वेंट्री एक ऐसी जगह पे पड़ी है जहां तक पहुंच पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है उस इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करना। तो उस केस में स्टैंडर्ड कहता है कोई बात नहीं, तुम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, या फिर वो किसी रीजन से फिजिकल वेरिफिकेशन, वो रीजंस जो उसके बियॉन्ड कंट्रोल हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब जहां पे वो अपनी मर्जी से नहीं ये डिसाइड कर रहा है कि मैं नहीं उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा इन्वेंट्री की, कुछ ऐसी वजह से जो वजह उसके कंट्रोल के बाहर हैं, तो अलाउड है कि आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कंफर्ट लो इन्वेंट्री के ऊपर। ये अपने आप से कैसे डिसाइड कर सकता है, वो भी इस रीजन से क्योंकि इन्वेंट्री अलग अलग लोकेशन पे पड़ी है। इन्वेंट्री मैंने वहां पे भी एग्जांपल दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट आपका आइटम होता है, और अगर उसमें मैनिपुलेशन कर दे आपकी एंटिटी तो आपकी जो गोइंग कंसर्न है वो तक हैम्पर हो सकती है। ठीक है, तो कहता है द कंपनी मैनेजमेंट ऑल्सो सेंड्स हिम डिजिटल एविडेंस कंप्राइजिंग ऑफ द वीडियोस ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस एट द डिफरेंट लोकेशंस एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट विद द डेट एंड टाइम स्टैंपिंग। अब आपकी मैनेजमेंट और भी बहुत ज़्यादा समझदार, वो तो ऑब्वियसली वो चाहेगी नहीं कि अगर उसने कोई मैनिपुलेशन करी कि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो। उसने काउंटिंग करते हुए, मतलब मैनेजमेंट भी तो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करती है ना, उसने वीडियो बना के भेज दी डेट और टाइम के साथ। Besides verifying the inventory records, he also performed the alternative audit procedures like examining the details of the subsequent sales of the specific inventory items acquired prior to the physical inventory counting. उसने बोला कि उसने alternative audit procedures perform कर लिए, जैसे subsequent invoices को चेक करना। मैं आपको बता चुकी हूँ उसने गलत किया है, उसको अगर उसके वो रीजंस उसके बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है, वो जा सकता है, तो इसको इन्वेंटरी की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए। कहता है द प्रोसीजर्स विच इज अडॉप्टेड बाय ऑडिटर इज इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। नो, द ऑडिट प्रोसीजर्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दैट इज एसए नंबर 501 के हिसाब से ये नहीं है। आगे कहता है द प्रोसीजर्स विच इज अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर इज इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। काट दो जो कह रहा है कि ऐसे के अकॉर्डिंग है। फिर कहता है द प्रोसीजर्स विच इज अडॉप्टेड बाय ऑडिटर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। एज ऑडिटर कैन स्किप, तुम अटेंडेंस को स्किप कर सकते हो जब तुम्हारे लिए फिजिबल नहीं है वहां पे जाना, राइट, तो उस केस में तुम स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आपकी केस स्टडी वाली बुकलेट में भी कवर्ड है। क्या कह रहा है, ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड यूजेस एन इन हाउस डेवलप्ड एप्लीकेशन सिस्टम फॉर अकाउंटिंग। द ऑडिटर ऑब्जर्व दैट द यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज मैंडेटरी टू एक्सेस द एप्लीकेशन सिस्टम एंड फेल्ट दैट दिस इज अ गुड कंट्रोल। ये बताना, देखो तुम सिस्टम पे एक्सेस तब ही कर पाओगे जब तुम्हारे पास यूजर आईडी होगी और तुम्हारे पास पासवर्ड होगा। आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का कंट्रोल है, तो ये आपका प्रिवेंटिव कंट्रोल है क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। तो ये कौन सा कंट्रोल है, दिस इज योर प्रिवेंटिव कंट्रोल। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आई एम श्योर कि क्लास लंबी होती जा रही है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी थोड़ा सा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा मैं आपको इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है उसको पढ़ाते हुए चलूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मिस्टर श्रेयांश while performing the audit of Red Rock and Silver Sand Limited which was involved in the phosphorus mines, हमें कोई मतलब नहीं वो क्या काम करते हैं, हम ऑडिटर हैं, हमें इतना पता है। डिसाइडेड टू अपॉइंट एज दी ऑडिटर एक्सपर्ट। हाँ, इस चीज़ से मतलब है कि जब वो इस कंपनी की ऑडिट कर रहा था तो उसने सोचा कि मुझे एक हेल्प लेनी चाहिए, मुझे अपॉइंट करना चाहिए ऑडिटर एक्सपर्ट को। ऑडिटर एक्सपर्ट कहाँ पे आता है, एसए नंबर 620 में आता है। तो क्या ये क्वेश्चन एसए नंबर 620 से हो सकता है? अभी प्राइमा फेसी तो यही लगता है कि एसए नंबर 620 से क्वेश्चन हो सकता है। फिर कहता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज एंड साइट क्लीन अप कॉस्ट। किस पर्पस के लिए वो अपॉइंट करना चाह रही हैं आपके इस ऑडिटर को, ऑडिटर एक्सपर्ट को? इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन के लिए एंड साइट क्लीनअप की कॉस्ट के लिए। ओके, रेड रॉक एंड सिल्वर सैंड लिमिटेड रीअपॉइंटेड मिस्टर शीतल, जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है, उसने मिस्टर शीतल, पता नहीं मिस्टर शीतल लड़कियों का नाम होता है क्या लड़कों का नाम होता है, मिस्टर शीतल को उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट किया है।
मिस्टर शीतल को उन्होंने एक्सपर्ट अपॉइंट किया है। तो ये भैया कौन से एक्सपर्ट हैं? ये भैया आपके मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। इंस्टीट्यूट की तुम चालाकी देखना भी। ऐसे नंबर 500 ऊपर पढ़ा तो क्या लगा, क्वेश्चन कैसे का है, कौन से स्टैंडर्ड से है? क्वेश्चन है ऐसे नंबर 620 से। बच्चों के दिमाग पे इतना ज़्यादा फोग जम जाती है जब वो एक बार पढ़ लेते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट। पूरे क्वेश्चन में आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नाम भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने इस लाइन को नहीं ध्यान से पढ़ा कि ये जो मिस्टर शीतल है वो आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मतलब इसको किसने अपॉइंट किया है? क्योंकि क्वेश्चन की दूसरी समझदारी देखो, भैया ने सिर्फ एक ही एक्सपर्ट का नाम लिखा है जो है मिस्टर शीतल। तो जब आपके दिमाग पे फोग जम जाती है ना, कि जब आपने देख लिया वाओ ऐसे नंबर 620 से क्वेश्चन आया है, ये ऐसे नंबर 620 है, तो आप मिस्टर शीतल को कैसे समझोगे कि ये ऑडिटर एक्सपर्ट है, ये ऑडिटर एक्सपर्ट है? तो आपके दिमाग में सिर्फ ऐसे नंबर 620 चलने लग जाता है। ठीक है, तो आप वहां पे लिखना कैसे शुरू करोगे? जब तुम अपना आंसर लिखना शुरू करोगे, एज पर ऐसे नंबर 620 तुम इतना लिखोगे, आपका एग्जामिनर इतना ही देखेगा और काटा मार देगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मैंने वो वीडियो भी डाली थी उसमें भी यही बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली इन द सेम वे द वे यू स्टडी योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, देखो अब इसने रेड रॉक एंड सिल्वर सैंड लिमिटेड आपकी कंपनी ने मिस्टर शीतल को अपना एक्सपर्ट अपॉइंट किया है, और पिछले साल से आपकी जो ये कंपनी है, मैनेजमेंट है, ये अपॉइंट करती जा रही है मिस्टर शीतल को। मिस्टर शीतल ने कैलकुलेट करी है आपकी इन्वायरमेंटल की लायबिलिटी। मैं कह रही हूं क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा कि एक्सपर्ट किसने अपॉइंट किया है, तो आपको वो सारी बातें ऐसे लगेंगी कि ये तो ऑडिटर एक्सपर्ट है। तो वो कह रहा है कि जो मिस्टर शीतल है वो इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज कैलकुलेट करता है परटेनिंग टू दी योर साइट्स, और उसके साथ साथ जो भी आपकी क्लीन अप कॉस्ट की प्रोविजंस है उसको भी कैलकुलेट करता है। वही मैटर, उन्हीं मैटर्स के रिलेशन में आपकी मैनेजमेंट इससे काम करवाती है जिस मैटर के रिलेशन में आपका ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करने की सोच रहा था। फिर कहता है दिस प्रोविजंस वाज एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। जो भी आपका मैनेजमेंट का एक्सपर्ट प्रोविजन देता है, आपकी मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर श्रेयांश आफ्टर परफॉर्मिंग द इंक्वायरीज विद द मैनेजमेंट, आपके ऑडिटर ने आपकी मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करी और उसको ऐसा लगा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चनड जस्ट बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट एज देयर एक्सपर्ट। अब ये कह रहा है कि जो मिस्टर श्रेयांश है उसने मैनेजमेंट से डिस्कशन करी और उसको लगता है कि भाई ये जो मेरा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, मैं इसकी ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज इसकी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट ने करी है। हैंस देयर इज नो नीड टू रेज अ क्वेश्चन ऑन द ऑब्जेक्टिविटी। मतलब अगर आप ऐसे नंबर 500 पढ़ोगे तो वहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है कि आपका ऑडिटर, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उस सिचुएशन में जब मैनेजमेंट एक अपने एक्सपर्ट को यूज़ करती है। मतलब वहाँ पे एक सिचुएशन है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। दो सिचुएशंस है इनफैक्ट। आप ऐसे नंबर 620 में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपका ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज़ करने की सोच रहा है उस सिचुएशन में जहाँ पे मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट यूज़ किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। तो वहाँ पे आपके ऑडिटर को उस ऑडिटर की, अगर वो उसके काम के ऊपर भरोसा दिखाना चाह रहा है तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना पड़ता है, सीसीओ को चेक करना पड़ता है, दैट इज़ कॉम्पिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो कहता है कि मैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर सिर्फ इस बात को लेकर शक नहीं उठाऊंगा, इस वजह से शक नहीं उठाऊंगा क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने उसको अपॉइंट किया है। However, जो आपका ऑडिट पार्टनर है, एंगेजमेंट पार्टनर है, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एंगेजमेंट टीम नीड्स टू इवेलुएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट। उसको लगता है कि नहीं, एंगेजमेंट टीम को इसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना चाहिए। बिल्कुल सही लगता है एंगेजमेंट पार्टनर को। काइंडली गाइड द ऑडिट पार्टनर, आपको ऑडिट पार्टनर को गाइड करना है एंड मिस्टर श्रेयांश को भी गाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट परटेनिंग टू इवेलुएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। देखो एक नीचे जाके लिखा है इन्होंने, इवेलुएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली आप यही तक क्वेश्चन पढ़ते हो एग्जाम में, काइंडली गाइड। आपने देखा कि अच्छा इसको गाइड ही तो करना है, हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, पूरा क्वेश्चन है ऐसे नंबर 620 का, तुम ऐसे नंबर 620 लिखोगे और तुम्हारा आंसर कैंसिल हो जाएगा। मैं तुम्हें आंसर दिखा देती हूँ इंस्टीट्यूट का, वो PDF कहाँ है, ये मैंने खोल के रखी है।
ये रहा। एज पर ऐसे नंबर 500 ऑडिट एविडेंसेस, तो ऐसे कौन सा लग रहा है यहाँ पे 500 ऐसे लग रहा है, तो आप ये गलती करते हो। आप इसको पढ़ सकते हो, वही बातें लिखी हैं कि जब भी आपकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है, खुद से अपॉइंट करती है, तो उसके ऊपर एक थ्रेट रहता है ऑब्जेक्टिविटी का, क्योंकि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है। तो हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, तो आपका ऑडिटर उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक करता है। ऑब्जेक्टिविटी, और अगर आपका वो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है तो बहुत सारे वहाँ पे थ्रेट राइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। तो आपके ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं टू चेक दी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सच एन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। इतना टाइम है नहीं कि मैं एक एक चीज़ को पढ़ाऊँ, बट जब मैं अगर मुझे टाइम मिला तो इस संडे को आई विल टेक द क्लास फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड आपको कैसे करनी चाहिए। तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 2 सजेस्टेड आंसर हम डिस्कस करें, एक एक लाइन को डिस्कस करें कि कैसे आप लिखते हो आंसर, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, क्वेश्चन में एप्लीकेबिलिटी सिखाई, आप उस पोर्शन को चेकआउट कर सकते हो, ऐसे नंबर 620 से भी और ऐसे नंबर 500 से भी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, CA पारस हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द प्रशांत लिमिटेड। इन दिस रोल CA पारस इज टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द कंपनीज एंटिटी ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। CA पारस को कंपनी का CFO अपॉइंट किया गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कंपनी के ऊपर लॉज एंड रेगुलेशंस लगते हैं वो उनके कंप्लायंस को इंश्योर करे। एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए CA पारस इज एम्फेसाइजिंग द importance of adhering to all the laws and regulations that could impact the entity's specific disclosures in financial statement. Additionally, he is focusing on compliance with laws and regulations that dictate the appropriate financial reporting framework for the company. वो कह रहा है कि बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है आपका, वो इंश्योर कर रहा है कि जो भी लॉ रेगुलेशन आपके एंटिटी के ऊपर लगते हैं वो उसका कंप्लाइंस कर सके। CA पारस इज ऑल्सो हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अवॉइडिंग एनी नॉन कंप्लाइंस। कहानी लिखी है कि CA जो पारस है वो अवॉइड कर रहा है नॉन कंप्लाइंस को भी। एज सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस में इम्पोज पेनल्टीज ऑफ इवेंट ऑफ द वैल्यूएशन। वो कह रहा है वॉयलेशन कि अगर मैंने किसी लॉ या रेगुलेशन का वॉयलेशन किया तो मेरे ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। नाउ CA पारस वांट्स टू इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन एन एंटिटी। यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है कि CA पारस अब सोच रहा है कि उसको क्या करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने हैं एक एंटिटी में जो उसको असिस्ट करेंगे इन द प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद एनी लॉ एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है आपको हेल्प करना है CA पारस को बाय साइटिंग द एग्जांपल्स ऑफ सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस टाइप की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपका CA पारस इंप्लीमेंट कर सकता है। क्वेश्चन यही है, ऊपर फालतू की कहानी है कि कौन कौन से पॉलिसीज प्रोसीजर्स वो इंप्लीमेंट कर सकता है ताकि जो भी लॉ, जो भी रेगुलेशन आपकी एंटिटी के ऊपर लगता है CA पारस उसका कंप्लायंस कर सके। सीधा सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसे नंबर 250 से। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन है। ये चार्ट में भी कवर्ड है और आप अपनी बुक को भी देखोगे तो वहाँ पे जो आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट हमारे क्वेश्चन में कौन है, CFO, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो भी लॉ या रेगुलेशन उसके ऊपर लगता है उसका कंप्लायंस करना है। मैनेजमेंट, मैंने आपको बोला था 3 टाइप के स्टैंडर्ड में क्वेश्चन होते हैं। एक ऑडिटर, आपकी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या है और जहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि जो भी लॉ या रेगुलेशन आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है आपकी एंटिटी उसका कंप्लायंस कर रही है। यही पॉइंट्स आपके इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में यहां पे इंक्लूड करे हैं। कहां पे चला जाता है इंस्टीट्यूट का आंसर, मुझे तो मिलता ही नहीं है यार। ये रहा इंस्टीट्यूट का आंसर 10th, ठीक है। आप नीचे आओगे ना, आपका जो मेन आंसर है वो ये पॉइंट्स हैं जो उस चार्ट में भी इंक्लूडेड हैं। तो आप यू कैन चेक इट आउट नहीं, याद करने वाले पॉइंट्स हैं ये। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन, CAF हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द XYZ लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023।
XYZ लिमिटेड हैज वन ऑफ द सब्सिडरी नेमली एटी प्राइवेट लिमिटेड। आपके CAF को XYZ लिमिटेड का ऑडिटर अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। उस कंपनी की एक सब्सिडरी लिमिटेड है जिसका नाम है एटी प्राइवेट लिमिटेड। देखो आपकी जो XYZ लिमिटेड है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, और जो एटी प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। हुज स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं CAB, मतलब आपके जो होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हैं वो हैं CAF, और जो आपकी सब्सी कंपनी के ऑडिटर हैं वो हैं CAB फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। फिर कहता है CAB इशूड अ क्वालिफिकेशन इन द कारो 2020। आपके सब्सी के ऑडिटर ने अपनी कारों की रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन इशू करी है अपनी कंपनी को लेकर, अपनी एटी प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, स्टेटिंग द शॉर्ट टर्म फंड रेज्ड वर यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग पर्पसेस। उसने बोला कि लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए आपकी कंपनी ने फंड लिए थे, लेकिन उनको किस पर्पस के लिए यूज कर लिया है, शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए उनको यूज कर लिया है। अब सुनो, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए फंड लिए थे, यूज किस लिए कर लिया, लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज कर लिया है। तो अगर आपने जिस पर्पस के लिए पैसे उठाए हैं उस पर्पस के लिए अगर आपने उनको यूज नहीं किया तो उसकी कारों में रिपोर्टिंग जाती है पैरा नंबर 310। ठीक है, तो आपके ऑडिटर ने, आपका ऑडिटर मतलब जो आपका CAB है, उसने एटी प्राइवेट लिमिटेड, अब इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होता होगा, अभी बोला कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडी है उसके ऊपर भी कारो लगता है। तो आपके इस ऑडिटर ने कहां पे दिखाया होगा, पैरा नंबर 310 में दिखाया होगा, यही बात यहां पे लिखी है। फिर कहता है जब कंसोलिडेशन हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो जो आपका HO का ऑडिटर है, जो आपकी होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, जो कौन है, CAF, उसने डिसाइड किया है टू इंक्लूड द अफोर मेंशन्ड क्वालिफिकेशन, कि जो इस क्वालिफिकेशन को मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाऊंगा CFS की इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। लेकिन आपकी मैनेजमेंट आर्ग्यू नहीं कर रही है, वो कह रही है कि आपके CAF की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आपको बताओ कि क्या इसकी कोई भी कारों में रिपोर्टिंग आती है? बिल्कुल आती है, लास्ट वाले पैरा में आपकी रिपोर्टिंग आती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ पे आती है। तो आपके पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 21 में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या लिखा है, जहां पे कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क आपके रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने दिया है, रिस्पेक्टिव ऑडिटर मतलब आपके कंपोनेंट के ऑडिटर ने दिया है, तो उस केस में आपको कहां पे डालना पड़ता है, उसे अपनी कारों के पैरा नंबर 21 में, मतलब पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 21 में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे। ये कारों की रिपोर्ट कौन सी है, आपकी होल्डिंग कंपनी की। उसके साथ साथ आपको इंडिकेट करना पड़ता पैरा नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट कि उस कंपनी ने कहाँ पे अपनी कारों के किस पैरा में वो क्वालिफिकेशन डाली थी। तो हमारे में कहाँ पे डाली थी, पैरा नंबर 310 में, कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसा उठाया था उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर मैं आके इंस्टीट्यूट का आपको आंसर दिखाऊं तो इंस्टीट्यूट ने भी यही लिखा है। देखो कि वैसे तो जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं, पॉइंट में आपको बताना रह गया कि जो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एंटिटी बनाती हैं, CFS के ऊपर कारो नहीं लगता, लेकिन सिर्फ एक ही पैरा लगता है, जो है ये वाला पैरा, मतलब पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 21। तो इस केस में ये एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आएगी। आर यू गेटिंग मैडम सिंह? तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो इसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे देनी पड़ेगी, यहाँ पे देनी पड़ेगी। आप पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को। प्रेजेंटेशन नहीं मैं करा सकती, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंटेशन कराने लगी तो मुझे एक एक लाइन को, क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्लास जाएगी 2-3 घंटे कम से कम। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ऐसे ही इनके आंसर लिखें। प्रेजेंटेशन की मैं क्लास डाल लूँगी। अब मैं कौन से चैप्टर कवर करूँगी प्रेजेंटेशन में, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट प्रोफेशनल एथिक्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो एटलीस्ट उनके प्रेजेंटेशन के बारे में तो हम डिस्कस करें ही करें, क्योंकि वो आपका मेन कॉम्पोनेंट है, राइट। तो इसमें हम अभी प्रेजेंटेशन नहीं डिस्कस करेंगे। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और अभी हम 12 ही क्वेश्चन पे, मतलब अभी तो हमने आधी जंग भी नहीं जीती है और ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, आई एम श्योर। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, XYZ लिमिटेड इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस अपॉइंटेड द
चरण एंड करण एसोसिएट्स एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। आपकी XYZ लिमिटेड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। करण और चरण एंड एसोसिएट्स को उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया है। मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड वाइल ड्रॉइंग अप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस सेट पीरियड डिसाइडेड टू ऐड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज अ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। कहता है कि आपकी मैनेजमेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी तो उसने ये वाली नोट्स भी डाल दिए, ये स्टेटमेंट भी डाल दी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद इसने डाली है एज आ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या लिखा है आगे हम देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, काइंडली गाइड द ऑडिट टीम रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए नंबर 700 इन रिलेशन टू द सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको प्रोविजन बता दूं, ये रहा मेरा चार्ट और ये रही सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को लेकर प्रोविजन ये कहती है कि जब भी आपका ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है तो उस टाइम पे वो ये देखेगा क्या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है तो अगर वो है तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो आपकी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद उसने इन्फॉर्मेशन डाली है, तो अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, अगर इंटीग्रल पार्ट है तो आपका ऑडिटर का ओपिनियन इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को भी कवर करेगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो वो इवेल्युएट करेगा कि जिस वे से आपकी मैनेजमेंट ने इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया है, वो प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये जो आपकी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। मतलब आपका ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि इसकी डिफरेंशिएशन हुई है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट ने उसको एज अ इंटीग्रल पार्ट ही प्रेजेंट किया है लेकिन फिर भी वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो आपका ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा इसके प्रेजेंटेशन चेंज करो। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है तो आपका ऑडिटर इस फैक्ट को एक्सप्लेन करेगा, अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि मेरा ऑडिट ओपिनियन उस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं है। ये आपके एसए नंबर 700 की प्रोविजन है, राइट। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि आपके ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो, आपकी मैनेजमेंट ने जिस तरीके से सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी है, जहां पे आपकी मैनेजमेंट ने रेफरेंस भी दे के रखी है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट को चेक करना है तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नोट है, मतलब जो आपकी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नोट्स टू अकाउंट है, वहां पे आप रेफर कर सकते हो। क्या आपको देखने से ये ऐसा लगता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है? आंसर इज यस, कि ये इंटीग्रल पार्ट है। तो जो भी बातें मैंने अभी अभी आपको एसए नंबर 700 के अकॉर्डिंग बताई, आपको वही बातें यहाँ पे छापनी है, वही लिखना है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं क्या लिखा है एसए नंबर 700, ये रहा एज पर एसए नंबर 700, यही इस बातें यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई भी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है जिसको इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट आपका कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं लगाता है, तो आपके ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ेगा कि जो आपकी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है क्या वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब आपकी मैनेजमेंट ने उसको कैसे प्रेजेंट किया है। और जहाँ पे वो इंटीग्रल पार्ट है तो जो आपका ऑडिटर का ओपिनियन है उसको भी कवर करेगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो आपका ऑडिटर इस वे से इवेलुएट करेगा कि जो आपका ऑडिटर इस चीज़ को इवेलुएट करेगा कि जिस वे से आपकी मैनेजमेंट ने उसको प्रेजेंट किया है वो वे ऐसी होनी चाहिए कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और क्या आपकी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। और अगर मैनेजमेंट मना कर देती है अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज करने से, तो आपका ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को और उस फैक्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेगा कि मैंने इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की ऑडिट नहीं करी है, मेरा ओपिनियन इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन पे नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको अभी भी बताई, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो फिर उसने पहले आपको स्टैंडर्ड की बात छापनी है ऊपर कि एसए नंबर 700 क्या कहता है, फिर आपको करंट सिनेरियो बताना है कि करंट सिचुएशन में क्या हुआ है। उसके बाद आप दो यहाँ पे इसने बातें लिखी हैं कि दो इसने ऑल्टरनेटिव लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि आप रिमूव कर दो क्रॉस रेफरेंसिंग। प्रेजेंटेशन बता रहा है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट को बोलो कि ये जो तुमने क्रॉस रेफरेंसिंग दी हुई है इसको रिमूव कर दो, क्योंकि इस रेफरेंसिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है, राइट। दूसरा उसने ऑप्शन बताया है, तुम एक अपनी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब एक मिनिमल मतलब कम से कम तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि इस रेफरेंसिंग को रिमूव नहीं किया जा सकता या तुम्हें लगता है कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो एट द एंड ऑफ योर जो भी नोट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक स्टैंप दे दो, एक बात को लिख दो कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर हमारे ऑडिटर ने ऑडिट नहीं करी है, वही बात जो स्टैंडर्ड में लिखी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अब देखो क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्रॉस रेफरेंसिंग है। अब वहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आएगी अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया कि ये भी चीज़ें भी आपको लिखनी है, तो आप वहाँ पे मिनिमल क्या लिख सकते हो, प्रोविजन, कंटेंशन, कि मतलब कंटेंशन ही आपकी करंट सिनेरियो क्या है। यहाँ तक आप सबसे पहले प्रोविजन लिखोगे ऐसे नंबर 700 की, उसके बाद करंट सिनेरियो क्या है और उस सिचुएशन में आपके ऑडिटर को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे में इंटीग्रल पार्ट दिख रहा है तो वो मैनेजमेंट को सबसे पहले बोलेगा कि इसको रिमूव कर दो। ठीक है, अगर मैनेजमेंट नहीं मानती है तो दोबारा से लिखोगे आप इस बात को, अगर मैनेजमेंट नहीं मानती है तो उस केस में वो मेक श्योर करेगा कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को लिखे कि मेरा कोई भी ओपिनियन इस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं ये, इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 मोक्ष लिमिटेड फेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, अर्थक्वेक आ गया है जिसकी वजह से उसकी बिजनेस एक्टिविटी मतलब उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। ये सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा सिवियर हैं कि उसकी गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मतलब एक मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है उसके गोइंग कंसर्न क्यों लेकर। ड्यू टू इस इवेंट की वजह से इट मे नॉट बी पॉसिबल, इस वजह से आपकी कंपनी के लिए शायद ये पॉसिबल ना हो कि वो अपने एसेट को ऑर्डिनरी कोर्स में रियलाइज कर सके और अपनी लाइबिलिटी को ऑर्डिनरी कोर्स में पे ऑफ कर सके। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज, लेकिन तुम्हारी मैनेजमेंट ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसने इस फैक्ट के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया। अब देखो अगर कोई ऐसा इवेंट है जो उसकी गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो क्या उसका डिस्क्लोजर देना चाहिए था? आंसर इज यस। डिस्क्लोजर नहीं दिया तो क्या ये एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? यस। क्या ये मिसस्टेटमेंट ऐसी है जिसका इफेक्ट मटेरियल भी है और प्रोवेसिव भी है? आंसर इज यस। तो आपके ऑडिटर को क्या देना चाहिए? यहाँ पे एक एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। ठीक है, तो क्या देना चाहिए उसको? एक एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। लेट मी चेक द आंसर कि आपके इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन कैसे करी है। कहता है कि आपके इंस्टीट्यूट को क्या देना, आपके इंस्टीट्यूट कह रही है आपके ऑडिटर को क्या देना चाहिए? आपके ऑडिटर को इशू करना चाहिए एक क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब एक एडवर्स ओपिनियन उसको देना चाहिए। एडवर्स ओपिनियन जब भी वो देगा तो जब वो एडवर्स ओपिनियन देगा उसके नीचे वो बेसिस ऑफ ओपिनियन का पैरा डालता है। तो सबसे पहले उसने ओपिनियन का पैरा डाला, दैट इज एडवर्स ओपिनियन का पैरा। उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन का पैरा डाला, दैट इज बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, कि क्या वो रीजन है। और बेसिस में तुम क्या लिखोगे? वही छाप दोगे जो क्वेश्चन में लिखा है कि अर्थक्वेक आ गया, मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से मेरे जो एंटिटी है वो अपने एसेट को रेगुलर बिजनेस में, रेगुलर जो उसका बिजनेस है उसमें वो रियलाइज नहीं कर पाएगी, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में पे ऑफ नहीं कर पाएगी अपनी लाइबिलिटीज़ को, जिसकी वजह से मैं ये एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि मेरी मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ EOM पैरा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डिफर फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ काम? सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे 706 लिखना है, यहाँ पे 701 लिखना है। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जगह पे आपको ये बताना है कि आप 706 में EOM पैरा आपका ऑडिटर कब इंसर्ट करता है? जब उसको लगता है कि प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे मैटर जो आपके मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किए हुए हैं, कोई ऐसा मैटर है जिसपे वो अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ध्यान दिलवाना चाहता है, इम्फेसिस डालना चाहता है, उसको वो EOM पैरा में डालता है कि ऑडिट मैटर पैरा जो उसको लगता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कि ये ऐसे मैटर हैं जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होने चाहिए, उसको वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डालता है। रिवीजन की क्लास मैंने डाली हुई है चैनल पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत इजी स्टैंडर्ड है दोनों, जो भी आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों स्टैंडर्ड में उसको आप चिपका दो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन? सुभाऊ लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस। आपकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंपनी है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मतलब इसका काम क्या है? एक्सेप्ट करना इन्वेस्टमेंट और उसके बदले में अपने रिटर्न्स को देना।
और कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है, इंडियाज के अकॉर्डिंग बनाती है। कंपनी ऑब्टेन्स द फंड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड कमिट इट्स परफॉर्मेंस फॉर फेयर रिटर्न्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशंस टू इट्स इन्वेस्टर। मतलब कहता है कि कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उनके बदले में उसको रिटर्न देती है। ऑब्वियसली ना, कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो यही काम करेगी। आगे कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट इट हैड been observed that company had invested 25% in S1 Limited। कंपनी ने 25% S1 में अपना इन्वेस्ट किया है, 50% उसने इन्वेस्ट किया है S2 में, 60% इन्वेस्ट किया है S3 में, और ये सारी उसकी क्या है, इन्वेस्टिंग कंपनीज है, मतलब जहाँ पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। When checking the investment schedule of the company, an issue cropped as to whether there would arise any need to consolidate accounts of such investing company with those of Subhau Limited in accordance with section number 129(3) of Companies Act 2013, which contains no exclusion from consolidation. Analyze the issues involved in your opinion। क्वेश्चन कहता है, देखो कि कंपनी की सबसी है, कंपनी के एसोसिएट्स भी इस क्वेश्चन में आप देखोगे, कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो सेक्शन नंबर 129 कहता है कि कोई भी, मैं आपको सेक्शन की प्रोविजंस बता देती हूँ। सेक्शन की प्रोविजंस हम कहाँ बताएं आपको, सेक्शन की प्रोविजन क्या है, सेक्शन नंबर 129 कहता है कि कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सबसी है, जिसकी कोई भी होल्डिंग कंपनी है, एसोसिएट है, जेवी है, उसको अपनी एसएफएस के साथ साथ सीएफएस बनानी पड़ेगी इन द सेम फॉर्म एंड मैनर जैसे उसने अपनी एसएफएस बनाई है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर जो भी एएस या इंडेस उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर वो सीएफएस की रिक्वायरमेंट उस एंटिटी के ऊपर नहीं लगाते हैं, तो इट विल बी सफिशिएंट, ऐसा हम मान लेंगे कि उसने सेक्शन नंबर 129 की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया है, जो भी आपका शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट लगाता है। मतलब अगर उसके ऊपर एएस इंडेस जो भी उस एंटिटी के ऊपर लगता है, वो कंसोलिडेशन को लेकर कुछ नहीं बोल रहा, वो साइलेंट है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको कंसोलिडेशन नहीं करनी, तो हम ऐसा मान लेंगे, तो हम आपका ऐसा मान लेंगे कि जो भी सेक्शन नंबर 129 की रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसोलिडेट करनी है, अगर आपने शेड्यूल 3 के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन करी है। अब एक बात यह है कि आपका जो इंडेस 110 है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि हमारे केस में है, उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन को देखूं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इंडेस जो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, वो कहता है कि आपको कंसोलिडेशन नहीं करनी, तो आपको कंसोलिडेशन नहीं करनी। ठीक है, लेकिन जो आपका शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है एज टू द प्रेजेंटेशन, आपको उसके साथ कंप्लायंस करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि जो सेक्शन नंबर 129 की रिक्वायरमेंट है कंसोलिडेशन को लेकर, आपने उसको फुलफिल किया है। अगर आप आंसर इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। यहाँ पे आना नीचे देखो, सबसे पहले उसने सेक्शन नंबर 129 को कोट किया जो मैंने आपको अभी बताया, उसके बाद नीचे उसने रूल को कोट किया है कि जहाँ पे एएस या इंडेस कुछ भी नहीं बोलते, पर उस केस में हम सेक्शन नंबर में लिखी हुई जो कंसोलिडेशन की बात है उसके साथ आपने कंप्लाई किया मान लेंगे। अगर आपने शेड्यूल 3 के साथ कंप्लाई किया है तो फिर आपने वही बात लिखी, 110 जो इंडेस है वो बोलता है कि आपकी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसको सीएफएस नहीं बनानी। इट शैल बी सफिशेंट, ये सफिशेंट होगा अगर कंपनी ने जो उसके ऊपर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, उस हिसाब से अपनी सीएफएस बनाई हैं। ठीक है, यही चीज़ें हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई, तो यही प्रोविजन आपको यहाँ पे लिखनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको देना क्या है, ओके, आपको क्वेश्चन, एबी लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी, एबी लिमिटेड आपकी लिस्टेड एंटिटी है और दिस इज
रैंकिंग इन द टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़, मतलब जो आपके स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये एंटिटी कहाँ पे लिस्ट होती है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ में आती है। एज पर द सेबी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 आपको कमेंट देने हैं, आपको कमेंट देने हैं कि इस सर्कमस्टांसिस में क्या इस एंटिटी ने LODR की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई किया या कंप्लाई नहीं किया। सबसे पहले अगर आपकी एंटिटी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज़ में है तो उसके मिनिमम डायरेक्टर्स 5 इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। LODR की प्रोविजंस कहती है कि अगर आपकी एंटिटी टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में आती हैं तो मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो इसने कंप्लायंस नहीं किया। आगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ AB लिमिटेड डिड नॉट होल्ड एनी मीटिंग इन द फाइनेंशियल ईयर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये भी इसने कंप्लायंस नहीं किया। आपके LODR की प्रोविजन कहती है कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को साल में एटलीस्ट एक बार मिलना पड़ेगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। फिर कहता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने डिवाइस करी है पॉलिसी ऑन दी बोर्ड डाइवर्सिटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है रिस्क की मैनेजमेंट करना, रिस्क से रिलेटेड पॉलिसी बनाना। बोर्ड की डाइवर्सिटी से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, तो ये भी कंप्लायंस नहीं किया। आगे कहता है द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ऑफ AB लिमिटेड इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होना चाहिए, तो ये भी कंप्लायंस नहीं किया। AB लिमिटेड ने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करी है कब, 25 अक्टूबर को। कौन से क्वार्टर से रिलेटेड, आपके सितंबर क्वार्टर से रिलेटेड। तो प्रोविजन ये है, LODR की रेगुलेशन ये कहती है कि जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म होता है उसके क्वार्टर के खत्म होने के 21 दिन के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो 21 दिन के अंदर उसको सबमिट करनी चाहिए थी। सितंबर खत्म हुआ तो इसको 21 तारीख तक खत्म सबमिट करनी चाहिए थी, उसने 25 अक्टूबर को सबमिट करी, तो उसने यहाँ पे भी कंप्लायंस नहीं किया। आप आंसर चेक कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको ये बताना है इसमें कि ये कौन सी कमेटी इन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। नंबर 1, कंप्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिसीप्ट ऑफ रिफंड अमाउंट relating to the subscription to the rights issue of the company and action taken on these were reviewed periodically। अगर आपकी कंपनी ने रिफंड नहीं किया किसी भी शेयर होल्डर्स को या फिर कोई भी अमाउंट, कोई भी एक्शन लिया है, तो उसको कौन रिव्यू करता है? जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे आपका डिबेंचर होल्डर्स हो, चाहे आपके शेयर होल्डर्स हो, उनसे रिलेटेड सारे काम, उनको पैसा देना, अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस है उनको रिजोल्व करना, ये सारे काम करती है आपकी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो ये कौन सा काम करती है, ये काम कौन सी कमेटी करती है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अगला कहता है वेरियस मेजर्स टेकन बाय द कंपनी टू एनेबल द सिक्योरिटी होल्डर्स। फिर से सिक्योरिटी होल्डर्स के बारे में बोल रहा है, पढ़ लेना इसको भी। ये भी कौन करती है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अपग्रेडेशन इवेल्युएशन क्राइटेरिया ऑफ द बोर्ड, इट्स कमेटी एंड डायरेक्टर्स आर अप्रूव्ड। बोर्ड की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन, बोर्ड की डाइवर्सिटी को डिसाइड करना, बोर्ड की रेम्यूनरेशन क्या होगी, कैसे हम उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेंगे, ये सारे काम पता है कौन करता है? आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर कहता है ओमनीबस अप्रूवल देना ट्रांजैक्शंस का इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। बता दो फटाफट कौन करता है काम? आपकी ऑडिट कमेटी करती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेटीज़ के नाम आइडेंटिफाई करने थे यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? PQS and Associates are one of the joint auditors of KNO Bank for the financial year 2022-23। जब आपके PQS and Associates आपकी KNO बैंक की ऑडिट कर रहे थे तो उन्होंने एनालाइज किया है इंडस्ट्री का डाटा इन रिलेशन टू द NPAs इन पब्लिक सेक्टर बैंक एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बैंक का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रोस NPAs दिए हुए हैं, नेट NPAs दिए हुए हैं और आपकी रेशियो दी हुई है नेट NPAs टू नेट एडवांसेस। सबसे पहले समझो ग्रोस NPA क्या होता है। ग्रोस NPA होता है आपका ग्रोस फिगर, मतलब ग्रोस फिगर जिसमें से आप अपने सिंपल ग्रोस NPA होता है जितने आपके ओपनिंग में NPAs थे, ठीक है, ओपनिंग का ग्रोस अमाउंट का NPA, उसमें ऐड करते हो आप जितने आपके ड्यूरिंग दी ईयर NPA हुए, उसमें से माइनस कर देते हो अगर आपने कोई भी प्रोविजंस या रिजर्व्स बनाए हैं इन रिलेशन टू दिस NPA, उसमें से आप माइनस कर देते हो जो भी आपने राइट ऑफ्स करे हैं। राइट ऑफ आप सेल कर देते हो ना अपने NPA को, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका NPA निकल के आता है दैट इज योर ग्रोस NPAs। एक सेकेंड यार, ठीक है। आगे कहता है इन दी अबव कंटेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोस NPA। मैंने बता दिया आपको ग्रोस NPA क्या है, यही है ग्रोस NPA। नेट NPA क्या है?
प्रोविजंस निकाल दो ग्रोस एनपीएस में से तो बच जाते हैं आपके नेट एनपीए। ठीक है, तो आपको ये बताना सबसे पहला कि ग्रोस एनपीए क्या है और नेट एनपीए क्या है। आगे कहता है एज एन ऑडिटर ऑफ के एन ओ बैंक व्हाट इन्फरेंस would you draw by comparing the ratio of net NPAs to net advances with other public sector bank? आप ऑडिटर किसके हो? KNO बैंक के। अगर आप KNO बैंक को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस बैंक में जो आपके एनपीएस की रेशो है वो है 3.97% की। मतलब जितने भी वो नेट के एडवांसेस देते हैं, मतलब जितने भी वो लोन देते हैं, उसका अप्रोक्स 4% एनपीए हो जाता है। लेकिन अगर आपके सेम इंडस्ट्री को तुम देखोगे, बाकी सबकी परसेंटेज कम है, तो मतलब इसके इंटरनल कंट्रोल्स में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा एनपीए हो रही है। तो आपके ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे ऑडिट करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप पढ़ लेना, यही वहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? सीए सुंदरम इज एन एंगेजमेंट पार्टनर्स कंडक्टिंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक। आपका सीए सुंदरम एंगेजमेंट पार्टनर है, नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिट कर रहा है। बैंक ऑपरेट करता है सीबीएस सिस्टम में, दैट इज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में। एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीएस इज अ सिस्टम बेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई की गाइडलाइंस एंड एसेट क्लासिफिकेशन। ही वांट्स टू बी assured of the satisfactory operations of internal controls in this respect. He wants to be sure that there exists an internal control system in the bank which not only prevents and reduces the risk of loan asset becoming the non-performing at initial stages but also sends out timely signals to the bank subsequently. वो कह रहा है कि आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है इस बैंक की जो एक सीबीएस सिस्टम में काम करता है, मतलब सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। ये जो अपना आपका बैंक है वो अपने एसेट की क्लासिफिकेशन, अपने एसेट की जो एनपीए में क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे करता है? आरबीआई के अकॉर्डिंग करता है। अब जो आपका सीए सुंदरम है वो जब ऑडिट कर रहा है तो वो इस चीज़ के ऊपर कंफर्ट लेना चाहता है कि बैंक के पास इतना रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही वो लोन इशू करे, अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो अर्ली स्लिपेज हो जाएगी जिसकी एनपीए में, आपके इंटरनल कंट्रोल्स उसको आइडेंटिफाई कर सके और लेटर ऑन भी टाइम टू टाइम सिग्नल मिल सके इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स। ठीक है, तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसा आपका ऑडिटर कंफर्ट लेना चाह रहा है। ही इज पुटिंग कंसिडरेबल इंपोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इफेक्टिव क्रेडिट अप्रेजल की प्रोसेस के ऊपर ड्यू टू देयर रोल इन प्रिवेंटिंग दी एनपीए स्लिपेजेस। फिर कहता है, मतलब सीधी सी बात कह रहा है कि जब तुम कोई भी बंदा तुम्हारे पास लोन लेने आता है तो जब तुम लोन लेने वो आएगा तो तुम उसकी क्रेडिट की अप्रेजल करते हो। एक प्रोसेस होती है कि उसकी जो फाइल लगती है लोन की, तो उसकी पूरी की पूरी उसकी अप्रेजल होती है, तो उसके ऊपर ही इज पेइंग ड्यू अटेंशन। क्योंकि अगर तुमने उसकी क्रेडिट वर्थिनेस को ढंग से चेक नहीं किया, अगर तुम्हारी क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस रोबस्ट नहीं है बैंक की, तो वो अकाउंट स्लिप हो जाएंगे एनपी में। आगे कहता है वाइल कैरिंग आउट द वॉक थ्रू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। वॉक थ्रू होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को इनिशिएशन से लेकर एंड तक चेक करना। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जब आपका ऑडिटर वॉक थ्रू कर रहा था इंटरनल कंट्रोल्स की, उस टाइम पे इन कैरिंग आउट, अच्छा वो कह रहा है कि वाइल कैरिंग आउट द वॉक थ्रू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन द एरिया ऑफ क्रेडिट अप्रेजल्स एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग आइडेंटिफाइंग एनी 4 स्पेसिफिक कंट्रोल्स विच मे यू बी लुकिंग फॉर। कि कह रहा है कि अगर क्वेश्चन यही है, ऊपर बाकी सारी कहानी है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलूँ कि आपको वॉक थ्रू करना है इंटरनल कंट्रोल्स का, किस एरिया में? क्रेडिट अप्रेजल और क्रेडिट मॉनिटरिंग में। मतलब आपको क्रेडिट मॉनिटरिंग और क्रेडिट अप्रेजल दो अलग टर्म है। क्रेडिट अप्रेजल आपका इनिशियल स्टेज पे होता है जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो। जब आप लोन ले लेते हो उसके बाद आपका बैंक टाइम टू टाइम जो पैसा उसने उधार दिया है उसको मॉनिटर करता है। उसके ऊपर लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेशन में आपको क्या करना है? आपको वॉक थ्रू करना है, मतलब आपको इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है। आपको आंसर बताना है कि कोई भी 4 कंट्रोल्स जो आप देखोगे, आप इस आंसर को पढ़ लेना। आप जो इंस्टीट्यूट ने पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट्स को आप याद कर सकते हो। जो आपकी बुक में एडवांसेस, जो क्रेडिट अप्रेजल के इंटरनल कंट्रोल्स वाले पॉइंट्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मूविंग, मैं क्वेश्चंस पे मैंने इतना ध्यान दिया क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर आप 2 मिनट में क्रैक कर लोगे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन समझाया तो आपको आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि आपको इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं, उसका एक वॉक थ्रू लेना है, किसके ऊपर? क्रेडिट अप्रेजल और क्रेडिट मॉनिटरिंग के प्रोसेस के ऊपर। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Plus Insurance Limited agree to insure a large commercial client. Due to the size of this client operation, there is a potential risk that it could suffer a substantial loss. It would be financially difficult to Plus Insurance Limited to pay the entire claim itself. वो कहते हैं कि आपकी Plus Insurance Limited कोई कंपनी है, उसने एक बहुत बड़े क्लाइंट की इंश्योरेंस कर ली, लेकिन क्लाइंट इतना बड़ा है कि अगर लॉस हुआ, अगर क्लेम आया तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से वो सारा का सारा क्लेम खुद से नहीं पे करना चाहते, अपने रिस्क को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, शेयर करने के लिए उसने एक और इंश्योरेंस कंपनी को वो सीन में लेकर आई है जिसका नाम है माइनस इंश्योरेंस लिमिटेड। उसने बोला है कि मेरा एक रिस्क का पोर्शन तू कवर कर ले। तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है सर? तो ये है आपका री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कि माइनस बिकॉज इट ऑन द कंडीशन दैट इट रिसीव्स अ पोर्शन ऑफ द प्रीमियम। उसने बोला कि ठीक है मैं कर लूंगी रिस्क को शेयर, लेकिन जो तुम्हारे क्लाइंट से प्रीमियम आएगी उस प्रीमियम का मुझे एक हिस्सा चाहिए। ये कह रही है आपकी कंपनी, जो आपकी माइनस इंश्योरेंस कंपनी है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये किस टाइप के अरेंजमेंट है। ये री इंश्योरेंस के अरेंजमेंट है, और इस री इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं? दो होते हैं, एक आपकी फैक्युलेटिव और आपकी ट्रीटी री इंश्योरेंस। ट्रीटी में भी दो होती है, एक प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस और एक आपकी नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है, आपको डेफिनेशंस देनी है सबकी, मतलब बताने हैं करंट सिनेरियो क्या है, और आपको कंक्लूड करना है लास्ट में अपना आंसर। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ड्यूरिंग द टैक्स ऑडिट ऑफ अ कंपनी इट इज नोटिस्ड बाय यू दैट द कंपनी इज डिडक्टिंग द ईएसआई एंड पीएफ फ्रॉम द रेम्यूनरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। आपका ऑडिटर टैक्स ऑडिट कर रहा था, उस टाइम पे उसने देखा कि आपकी कंपनी को जो भी ईएसआई का और जो पीएफ का पैसा काटना है इन रिलेशन टू, मतलब जो भी आपका ईएसआई का एक्ट होता है, ईएसआई एक्ट 1948 और आपका पीएफ एक्ट 1952, तो उसमें जो भी आपकी कंपनी को पैसा काटना है, स्टैच्यूटरी डिडक्शन जो भी करनी है, आपकी कंपनी उस हिसाब से स्टैच्यूटरी डिडक्शन कर रही थी। कंट्रीब्यूशन कैसे दी हुई, नीचे लिखी हुई है, कैसे कैसे, यहाँ पे ये ईएसआई का पैसा है, ये आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन है, ये ईएसआई की कंट्रीब्यूशन है और ये आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन है। ये आपकी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, और ये आपकी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है। इक्वल इक्वल होती है ना दोनों में, राइट। उसके बाद कहते हैं पीएफ में इक्वल होती है। आप एम्प्लॉयर, अगर आपने ईएसआई एक्ट पढ़ा है तो वहाँ पे वो ज़्यादा भी डलवा सकता है। तो आगे आपको कोई मतलब नहीं है, बट आप समझो मैं क्या कह रही हूँ। तो ये आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, ये आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद ड्यू डेट सबकी सेम है 15 अप्रैल, और एक्चुअल डेट अलग अलग है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो, जब क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हम प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। आगे कहता है आपको डिस्कस करना है कि इस मैटर को आप कैसे डील करेगा आपका टैक्स ऑडिटर जब वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो आप समझो, सबसे पहले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपकी एंटिटी को एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन मिलती है, क्या मिलती है? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन। मुझे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा यार, इसकी बैटरी जाने वाली है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन मिलती है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जितनी भी आई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी एंटिटी ने उसको ड्यू डेट के अंदर उसको पे किया या नहीं पे किया, आपके एम्प्लॉयर ने, उसको आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। मेरे को 2 मिनट दो, मुझे चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है, तो आपको इसकी, मैं आपको एक सेकंड पूरा क्लोज ही समझा देती हूँ। देखो, 2 क्लोजेस इसमें एप्लीकेबल होंगे। एक आपका क्लोज नंबर 20B यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और एक आपका क्लोज नंबर 26B एप्लीकेबल होगा। क्लोज नंबर 20B कहता है कि कोई भी पैसा जो आपके एम्प्लॉयर को मिला है इन रिलेशन टू एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, अंडर सेक्शन 36(1)VA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आपके एम्प्लॉयर को इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब आपके ऑडिटर को इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, चाहे ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है उसने डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना उसके पास कंट्रीब्यूशन आई उसका डिस्क्लोजर देगा आपका ऑडिटर अंडर क्लोज नंबर 20B। तो अगर मैं क्वेश्चन में आऊँ, क्वेश्चन कहाँ है? अगर मैं क्वेश्चन में आऊँ तो जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है 50,500 की और 3.5 लाख की, तो इसका डिस्क्लोजर कहाँ पे जाएगा? क्लोज नंबर 20B में जाएगा। ठीक है, एक और क्लोज होता है आपका क्लोज नंबर 26B, जो कहता है कि अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस
जो सेक्शन नंबर 43B में कब अलाउड होते हैं, उस साल में अलाउड होते हैं जब आपने उनको एक्चुअल में पे किया। तो 43B के भी 2 क्लोजेज हैं। 43B के 26 क्लोज के पार्ट नंबर बी के भी 2 क्लोजेज हैं। नंबर 1 पहला क्लोज ये कहता है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारे केस में कौन सा खर्चा आपके एम्प्लॉयर ने किया है इस साल, ये वाला खर्चा जो इस साल इनकर्ड हुआ है, राइट। मार्च 2023 की कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इस साल इनकर्ड हुआ है। अगर आपने उसको ड्यू डेट बिफोर फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट ऑफ योर रिटर्न मतलब आपकी कंपनी है तो 30 सितंबर, उससे पहले पे कर दिया है तो आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा यहाँ पे 26B में। और अगर नहीं पे किया है उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 26B के इस पार्ट नंबर 2 में। ऐसा आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 2 अमाउंट की डिस्क्लोजर मतलब इसकी रिपोर्टिंग जाएगी क्लोज 20B में फॉर्म 3CD में, और इनकी रिपोर्टिंग जाएगी क्लोज 26B में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्या कहता है, PKS एंड एसोसिएट्स आर द ऑडिटर ऑफ द लिस्टेड कंपनी हैविंग द एग्रीगेट डेट बर्डन ऑफ 10,000 करोड़। आपकी कोई लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स हैं PK एंड एसोसिएट्स, उसके ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स का नहीं डेट का बर्डन है, मैं भी सोचूं 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स का बर्डन। द कंपनी डिफॉल्टेड ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अक्रॉस ऑल इट्स ग्रुप कंपनीज एंड विंडो ड्रेस्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं किया, उसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी क्या किया है, विंडो ड्रेसिंग करी है। फर्दर अपॉन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन दिस रिगार्ड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टेड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज। अब केस किसके पास चला गया, SFIO के पास चला गया। सेक्शन कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, 210 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहते हैं SFIO रिपोर्ट हाईलाइटेड अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट फर्म। SIO ने तो कुछ और ही बताया, उसने बोला कि जो आपकी ऑडिट फर्म थी उसने फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। साइफनिंग ऑफ एंड डाइवर्जन ऑफ द फंड्स एंड मैनी अदर लैप्सेस, इसके साथ साथ उसने फंड्स की डाइवर्जन करी है इधर उधर, और बहुत सारे उसने ऑडिट में लैप्सेस निकाले हैं। इंक्लूडिंग उसने ये भी बोला कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ऑडिटर है वही फ्रॉड में इन्वॉल्व है। MCA ने पिटीशन डाली है किसके सामने, NCLT के सामने, कि इस ऑडिटर को धक्के मार के बाहर निकाल लो, और फाइनल ऑर्डर आपके ट्राइब्यूनल ने पास कर दिया है हाईलाइटिंग कि आपके मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में कल्यूजन हुई है। आपको इस सिचुएशन के ऊपर कमेंट करना है बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ऑडिटर्स अंडर कंपनीज एक्ट। तो जहाँ पे NCLT के ऑर्डर से, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से आपके ऑडिटर को रिमूव किया जाता है, वहाँ पे सेक्शन एप्लीकेबल होता है 140 सबसेक्शन 5। तो सबसे पहले आप 140 सबसेक्शन 5 की प्रोविजंस लिखोगे, उसके बाद बात यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज की हुई है तो आपको पेनल्टी जो प्रिस्क्राइब्ड है उस सेक्शन में वो भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। मेसर्स मनीधारी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन अप्रोच्ड बाय राजुल लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन द आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द वेरियस ऑपरेशनल इश्यूज। कौन ऑडिटर है आपका, मेसर्स मनीधारी एंड कंपनी। राजुल लिमिटेड ने आपके ऑडिटर को अप्रोच किया है क्योंकि कंपनी में बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज चल रहे हैं। ऑपरेशनल इश्यूज क्या क्या हैं, पीनल इंटरेस्ट फॉर डिलेड अमाउंट टू ओवरसीज वेंडर्स डिस्पाइट हैविंग इनफ कैश फ्लोज। वो कहता है जो हमारे वेंडर्स हैं, मतलब जो आपके सप्लायर्स हैं, हम उनको लेट पैसा पे कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, इनफ कैश फ्लोज हैं, लेकिन हम लेट पे कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट की पेनल्टी लग रही है। उसके बाद दूसरा ऑपरेशनल फ्लो क्या मिला, डिस्पाइट हैविंग रेगुलर प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन रेगुलर है, हमारे पास इनफ इन्वेंट्री है, लेकिन फिर भी शिपिंग में डिले हो रहा है और जो फाइनल गुड्स पहुंच पा रही हैं कस्टमर के पास वो बहुत लेट पहुंचता है, इसलिए हमारा कस्टमर की जो रेटिंग है वो डेटोरेट हो रही है। ठीक है, फिर कहता है एज अ पार्टनर ऑफ मेसर्स मनीधारी एंड कंपनी थ्रू डिटेल डिस्कशंस विद द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ राजुल लिमिटेड यू हैव कंक्लूडेड दैट ऑल दिस डिलेज आर बिकॉज ऑफ, डिलेज हो क्यों रहे हैं सर, डिलेज हो रहे हैं क्योंकि जो आपकी कंपनी है
जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट है वो डिसीजन टाइम पे नहीं ले रही है, तो लॉन्ग डिसीजन मेकिंग है। एज अ कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी आपको एडवाइस करना है कि उसको कौन सी ऑडिट करानी चाहिए, क्या उसे मैनेजमेंट ऑडिट करानी चाहिए या उसे आपकी ऑपरेशनल ऑडिट करानी चाहिए। मैंने रिवीजन क्लास डाली हुई है, बहुत ही अच्छी क्लास है, थैंक यू सो मच। मैंने अपनी खुद की तारीफ करती है अभी भी, मतलब छोटी क्लास है, तो आप उस क्लास को रेफर कर सकते हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को जब पढ़ना शुरू किया तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये आपके ऑपरेशनल ऑडिट का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिट होनी चाहिए क्योंकि ऑपरेशनल इश्यूज हैं। लेकिन रीजन कहाँ पे है, डेफिशिएंसी किस में है? डेफिशिएंसी है आपकी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो है। तो ऑडिट ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं है, ऑडिट आपकी मैनेजमेंट की ऑडिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑडिट क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट ऑडिट होनी चाहिए। आप कैसे लिखोगे इस आंसर को? सबसे पहले आप ऑपरेशनल ऑडिट को डिफाइन करोगे, मैनेजमेंट ऑडिट को डिफाइन करोगे, दोनों के रिश्ते को बताओगे। वहाँ पे क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ऑडिट एंड योर ऑपरेशनल ऑडिट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसको बताओगे। उसके बाद करंट सिनेरियो को बताओगे, फिर ये बताओगे कि क्यों मैनेजमेंट ऑडिट होनी चाहिए, लास्ट में कंक्लूड कर दोगे और तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CA कुशल हैज बीन अपॉइंटेड एज द इन्वेस्टिगेटर बाय मेसर्स XYZ एंड एसोसिएट्स। CA कुशल को अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेटर, किसका? XYZ एंड एसोसिएट्स का। और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, द सबऑर्डिनेट स्टाफ ऑफ CA कुशल इंक्वायर्ड अबाउट द फॉलोइंग इशू। उसके जूनियर ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। क्या क्वेश्चन पूछे? नंबर 1, वेदर एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द 100% वेरिफिकेशन। 100% वेरिफिकेशन का मतलब होता है 100% क्या उसको चेकिंग करनी है। इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी डिटेल्ड में चेकिंग होती है अनडाउटली, इन डेप्थ चेकिंग होती है अनडाउटली, लेकिन क्या 100% चेकिंग होती है? नो, 100% चेकिंग नहीं होती है। लेकिन अगर मैं जो इंस्टीट्यूट ने इस आंसर में एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल ये है कि अगर मैंने इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया गया है कि कैश की पेमेंट में कोई फ्रॉड हुआ है, उसके लिए तुम इन्वेस्टिगेशन करके दो, तो वहां पे आपके ऑडिटर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इन्वेस्टिगेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको 100% ही वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट, मतलब इन्वेस्टिगेटर की प्रोफेशनल जजमेंट ऐसी है कि किसी एरिया में वो 100% चेकिंग नहीं कर रहा, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको हर बार इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हर एक आइटम को चेक करना है। दिस इज नॉट मैंडेटरी। आगे कहता है वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरली रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। नहीं, हमेशा तो नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन मोस्टली एडवाइजेबल होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करो, स्पेशली उस एरियाज में जहां पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप वहां पे एक्सपर्ट ले लो। उसके बाद कहता है वेदर एन इन्वेस्टिगेटर कैन रिटेन द वर्किंग पेपर्स और नॉट। ऑफ कोर्स उसने इन्वेस्टिगेशन करी है तो उसके जो इन्वेस्टिगेशन के वर्किंग पेपर्स हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, जो उसकी सपोर्टिंग्स है, जिसके बेसिस पे उसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसको वो रिटेन करेगा। कल अगर कोर्ट में केस लग गया तो एज अ एविडेंस इनको यूज कर सकता है वो, तो ऑफकोर्स वो करेगा। तो तुम इसको पढ़ोगे, इंस्टीट्यूट ने यही पॉइंट्स बना बना के लिखे हुए हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? XYZ Limited is a practicing chartered accountant firm specializes in providing the management advisory services to various industry. XYZ Limited आपकी मतलब management advisory services provide कर रही है बहुत सारी companies को, industries को. They have also been approached by ABC Manufacturing Company, who is a leading manufacturer of consumer electronics, to conduct a quality review of their recent cost optimization project. तो आपकी कंपनी को अपॉइंट, आपकी कंपनी को आपकी इस फर्म को अपॉइंट किया गया है, अप्रोच किया है ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कि आके तुम हमारी भी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प करते हो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब अपनी कॉस्ट को कम कराना चाहते हैं। द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो लाइन में आ जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए, और जो भी उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए XYZ लिमिटेड इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट दी क्वालिटी रिव्यू। आपके ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है क्वालिटी रिव्यू को कंडक्ट करने के लिए। आउटलाइन द की स्टेजेस दैट आर, देखो ऊपर ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है, नीचे आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, आपको की स्टेजेस बतानी है जो क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट में जनरली होती हैं
कहाँ से, जहाँ से आपकी रिव्यू की प्रोसेस शुरू होती है और लास्ट में जहाँ पे इवैल्यूएशन होती है वहाँ तक। तो पूरा आपका प्रोसेस बतानी है। मैं आपको बता देती हूँ इंस्टीट्यूट ने कौन सी प्रोसेस बताई है, वही आपके जो आपके चैप्टर में है। कौन सा क्वेश्चन है ये रहा। सबसे पहले स्टेज क्या होती है, सबसे पहले QRB जो आपका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है वो एक अपनी ऑडिट फर्म को सिलेक्ट करेगा, ऑडिट फाइल मतलब कौन सी इंगेजमेंट को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद वो टेक्निकल रिव्यूअर की अपॉइंटमेंट करेगा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड टेक्निकल रिव्यूअर को इंगेजमेंट लेटर भेजेगा कि हमने तुम्हें अपॉइंट कर लिया है। उसके बाद जब टेक्निकल रिव्यूअर को इंगेजमेंट लेटर मिलेगा तो वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा, किसको, अपनी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, और उसके साथ साथ जो उसको नेसेसरी डिक्लेरेशन भेजनी पड़ती हैं अपनी और अपनी इंडिपेंडेंस के बारे, अपनी और अपनी ऑडिट असिस्टेंट जो भी वो टीम लेकर जाएगा इस रिव्यू के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस को लेकर डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। उन डिक्लेरेशन को वो QRB को सबमिट करेगा। उसके बाद QRB इंटीमेशन देता है आपकी ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को, उसको बताता है कि आपका रिव्यू हो रहा है। उसके साथ साथ QRB इस बात को टेक्निकल रिव्यूअर को भी बताता है कि हमने इंटीमेट कर दिया है फर्म को कि तुम्हारा रिव्यू हो रहा है। उसके बाद वो कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देता है कि अब इसके बाद तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम अपनी फर्म से मांग सकते हो। टेक्निकल रिव्यूअर इसके बाद एक क्वेश्चनर भेजते हैं आपकी ऑडिट फर्म अंडर रिव्यूअर को, जो भी उसको क्वेश्चन पूछने हैं। उसके साथ साथ अगर टेक्निकल रिव्यूअर को कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी फर्म से तो वो इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है। टेक्निकल रिव्यूअर और उसकी टीम अब रिव्यू को करना शुरू करती है और वो टाइम और प्लेस भी डिसाइड करती है, प्लेस तो नहीं टाइम डिसाइड करती है और डेट डिसाइड करती है कि किस टाइम पे आपकी फर्म का ऑन साइट रिव्यू होगा, राइट। और जब आपका ऑन साइट रिव्यू खत्म हो जाता है उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर अपनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट कर देता है, किसको, फर्म को और आपकी QRB को। जैसे ही आपकी फर्म को अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिलती है तो उसके बाद आपकी फर्म को उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स सबमिट करने पड़ते हैं टेक्निकल रिव्यूअर को। और जैसे ही आपकी फर्म प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर अपने रिमार्क्स सबमिट करती है तो आपका टेक्निकल रिव्यूअर उस रिपोर्ट के रिमार्क्स को भेज देता है QRB बोर्ड के पास। फिर आपका टेक्निकल रिव्यूअर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है फर्म को भी और आपके QRB बोर्ड को भी, राइट। तो उसके बाद आपकी फर्म उसके ऊपर भी अपने रिमार्क्स देती है और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है उसको किसके सामने रखा जाता है, आपका QRB ग्रुप के सामने रखा जाता है। बीच में टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है 7 दिन का, आप देख सकते हो। तो लास्ट में जाके QRG अपनी रिकमेंडेशन दे देता है QRB को। तो ये आपकी जो एंटायर प्रोसेस है वो यहाँ पे कवर्ड है। आप जब पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू वाले चैप्टर कवर करोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। फिर आगे कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नोटिस मेजर नॉन कंप्लायंसेस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो वो कहता है कि अगर आपका क्वालिटी कॉन्सिक्वेंसेस क्वालिटी रिव्यू कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आपकी ऑडिट फर्म फेस कर सकती है अगर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को कोई भी मेजर नॉन कंप्लाइंस मिला है। मतलब आपकी फर्म ने जब उसने अपनी इंगेजमेंट को किया उस टाइम पे उसने क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाइंस नहीं किया, जो आपके ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड है उसके साथ कंप्लाइंस नहीं किया, या जो आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंप्लाइंस नहीं किया, तो क्या क्या वो एक्शंस ले सकता है। तो वो एक्शंस ये ले सकता है सर, आपके पूरी की पूरी ये क्वेश्चन यहाँ पे भी मतलब आपके क्वालिटी रिव्यू के चैप्टर में भी है कि या तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज सकता है इस मैटर को, एरा आपकी काउंसिल को रिकमेंड कर सकता है कि इस मैटर को किसको भेजो, डिसिप्लिनरी कमेटी को किसको भेजो, आपके डिसिप्लिन डायरेक्टर को ये केस रेफर कर सकता है। उसके साथ साथ जो आपकी ऑडिट फर्म है उसको वो एडवाइस देके छोड़ सकता है और वो इंस्टीट्यूट को भी इस बात को इंटीमेट कर सकता है कि मैंने एडवाइस मतलब क्या कि उसको वो बताएगा कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और अगर कोई रेलिवेंट लॉ या रेगुलेशन तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होता है या फिर तुम्हारा क्वालिटी रिव्यू इस वजह से हुआ था क्योंकि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने करवाया था, तो आपका जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है वो इन्फॉर्म करेगा उस अथॉरिटी को जिस अथॉरिटी ने आपका क्वालिटी रिव्यू करवाया है अबाउट दिस नॉन कंप्लाइंसेस। उसके साथ साथ आपके जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है उसको इंटीमेट करना पड़ता है आपकी फर्म को जो तुम्हारी फाइंडिंग्स थी टेक्निकल रिव्यूअर की अलोंग विद जो भी रिकमेंडेशंस हैं या जो भी तुमने एक्शन इनिशिएट किया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अब इनमें से ना ये सारी चीज़ें तुम पढ़ लेना, मैं जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है और ये सारी जो पॉइंट्स है वो डायरेक्ट चैप्टर से हैं।
जब तुम पढ़ोगे ये वाला क्वेश्चन तो इसमें से कोई एक काम वो कर सकता है या वन और मोर कर सकता है, मतलब इनमें से वो एक कर सकता है या एक से ज़्यादा कोई वो एक्शन ले सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद करके जाना, याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, अगले वाला क्वेश्चन अच्छा है, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन, 2 हैं शायद इसके क्वेश्चन भी, हाँ 2 हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग सिनेरियो विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। तुम्हें सिनेरियो के ऊपर कमेंट करना है। देखते हैं सिनेरियो क्या है। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द अरिहंत लिमिटेड फॉर द ईयर 2021-22 वाज डन बाय सीए आचार्य। अरिहंत लिमिटेड वॉज इन एग्जिस्टेंस सिंस 2010। ओके, सीए आचार्य ने तुम्हारी 21-22 की ऑडिट करी है और ये तुम्हारी उस बुक्स ऑफ अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट है जिसकी ऑडिट हुई है। सीए नेमी ने एक्सेप्ट करिए स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 21-22 का ऑडिटर कोई और था, सीए आचार्य थी। 2022-23 की आपका ऑडिटर है सीए नेमी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एज ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय सीए नेमी द ऑडिट फी ऑफ द सीए आचार्य वॉज अनपेड। वो कहता है कि सीए आचार्य जो आपका प्रीवियस ऑडिटर था, आपकी ऑडिट फर्म ने उसका पैसा नहीं पे किया, लेकिन फिर भी आपकी सीए नेमी जो कि आपका इनकमिंग ऑडिटर है उसने इंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो काउंसिल की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर कोई अनडिस्प्यूटेड फी है जो आपके प्रीवियस ऑडिटर की अभी तक आपके क्लाइंट ने नहीं पे करी, तो आपका इनकमिंग ऑडिटर ऐसे इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके जो भाई बहन है, मतलब जो आपके सीएज हैं, उनके साथ कोई भी धोखा हो, राइट, या कोई उनका पैसा खाए, तो उनकी मार्केट में एक वैल्यू होती है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर अनडिस्प्यूटेड फ़ी है, अनडिस्प्यूटेड फ़ी का मतलब कि भाई उस फ़ी और उस एक्सपेंसेस के ऊपर आपके क्लाइंट के भी साइन है और आपके भी साइन है और कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ है, मतलब आपका क्लाइंट मानता है इस बात को कि आपको पैसे देने हैं पर पैसे दिए नहीं हैं, तो वो अनडिस्प्यूटेड फ़ी है। तो जब भी आपकी किसी क्लाइंट की आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो तो आप ये देखते हो, काउंसिल की गाइडलाइंस है कि कहीं कोई अनडिस्प्यूटेड फ़ी नहीं है जो अभी तक अनपेड है। तो इस कोई क्वेश्चन में क्या है, अनडिस्प्यूटेड फ़ी है जो पे नहीं की पर आपके सीए नेमी ने एक्सेप्ट कर ली है इंगेजमेंट। लेकिन अगर ये जो इंगेजमेंट थी वो एक ऐसी कंपनी की थी, ऐसी एंटिटी की थी जो सिक यूनिट है, सिक यूनिट मतलब जिसकी लाइबिलिटीज़ उसके एसेट्स से ज़्यादा हैं, तो उस केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे भी जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो नेगेटिव है, तो ये सिक यूनिट है, तो उस केस में आपकी जो सीए नेमी ने एक्सेप्ट करी है इंगेजमेंट, तब उसने इंगेजमेंट एक्सेप्ट करी है जब आपकी जो सीए आचार्य है, जो आपका प्रीवियस ऑडिटर है, उसकी अभी तक फ़ी पे नहीं हुई है, फिर भी वो गिल्टी नहीं होगी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, क्योंकि ये यूनिट एक सिक यूनिट है। और ये जो काउंसिल की गाइडलाइंस की मैंने आपको प्रोविजन बताई है, ये सिक यूनिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, सीए सुमाती इज अ प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ऑफिस इन मुंबई। सीए सुमाती आपका प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसका ऑफिस है मुंबई में। सीए सुमाती इज ओनर ऑफ डोमेन cap.net। इसके पास कोई डोमेन है, मतलब वेबसाइट का एड्रेस है जिसका नाम है cap.net। In order to generate additional revenue, CA Sumati sold this domain name to XYZ Limited। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इसने किसको बेच दिया है, ये XYZ लिमिटेड को बेच दिया और उसको पैसे भी मिल गए 2,25,000 रुपये के। सीए है, प्रैक्टिसाइजिंग है, अपने काम के अलावा किसी और बिजनेस और प्रोफेशन में इंगेज हो रही है, काउंसिल से परमिशन नहीं ली है, तो कहाँ पे गिल्टी होगी, शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के क्लोज नंबर 11 में ये गिल्टी होगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आरटीपी था नवंबर 2023 का। बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कहीं कहीं पे बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने बहुत जल्दी में करवाया, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो आप खुद देख सकते हो। जो इजी क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, वो आप खुद से भी देख सकते हो, और जो मुश्किल क्वेश्चन है आप ये देखने के बाद खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, do like this video, do share this video if you can, subscribe to this channel if you have not, comment on this video if you want to। thank you so much for coming to this channel। have a great day or night जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।